हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। फ्रेंड्स देखिए, आज इस सेशन में हम लोग बीपीएससी टीआरई 3.0 यानी कि बीपीएससी टीचर 3.0 जो न्यू वैकेंसी 2024 में आई हुई है, जिसका एग्ज़ाम मार्च 2024 में लिया जाएगा। फ्रेंड्स उसके लिए एनसीईआरटी और एससीईआरटी बुक से क्लास 6, क्लास 7 और क्लास 8 के हिस्ट्री के जो चैप्टर वाइज एमसीक्यू हैं, उनको आज एक ही सेशन में हम लोग डिस्कस कर लेंगे। बड़ा ही इंपॉर्टेंट सेशन रहने वाला है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से फ्रेंड्स, यानी कि बीपीएससी टीआरई 3.0 2024 के दृष्टिकोण से। इसीलिए सेशन को ध्यानपूर्वक देखिएगा। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बगल में बेल आइकन है, घंटी का निशान है, उसको भी ज़रूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो बीपीएससी टीआरई 3.0 से संबंधित अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। फ्रेंड्स सभी लोग प्लीज़ एक बार जल्दी से सेशन को लाइक कर दीजिए और इसका लिंक किसी भी एक ग्रुप में जहाँ कहीं भी आप हैं वहाँ पर फटाफट शेयर कर दीजिए। फ्रेंड्स आपसे मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज़ सभी लोग एक बार सेशन को लाइक कर देंगे। चलिए फ्रेंड्स, अब सेशन आज का हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स जैसे मैंने आपको बताया है कि आज इस सेशन में हम लोग बीपीएससी टीआरई 3.0 यानी कि बीपीएससी टीचर 3.0 जो न्यू वैकेंसी 2024 में आई हुई है, फ्रेंड्स उसके लिए एनसीईआरटी और एससीईआरटी क्लास 6 टू क्लास 8 का जो हिस्ट्री बुक है उसके चैप्टर वाइज एमसीक्यू को आज हम लोग एक ही सेशन में तीनों क्लास के क्लास 6, 7 और 8 को हम लोग डिस्कस कर लेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं एनसीईआरटी के कक्षा 6, 7 और 8 के पाठ्यक्रम पर आधारित चैप्टर वाइज एमसीक्यू इतिहास। अब देखिए फ्रेंड्स, पहले क्या है ना कि इसमें अलग अलग है। एनसीईआरटी के क्लास 6 का बुक का एमसीक्यू अलग है और फिर एससीईआरटी बुक का अलग है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे कि क्लास 6 का पहले एनसीईआरटी का हिस्ट्री कवर कर लेंगे, फिर एससीईआरटी का हिस्ट्री कवर करेंगे। फिर उसी प्रकार से क्लास 7 का पहले एनसीईआरटी का हिस्ट्री एमसीक्यू कवर करेंगे, फिर हम लोग क्लास 7 के एससीईआरटी के हिस्ट्री के बुक को कवर करेंगे। फिर उसी प्रकार से क्लास 8 एनसीईआरटी पहले और फिर एससीईआरटी को बाद में कवर करेंगे। तो इस तरह से एक साथ आपका क्लास 6 का एनसीईआरटी एससीईआरटी हो जाएगा, फिर क्लास 7 का एनसीईआरटी एससीईआरटी हो जाएगा, फिर क्लास 8 का भी उसी प्रकार से एनसीईआरटी और एससीईआरटी एक साथ कवर हो जाएगा। चलिए जूम करता हूं ताकि आपको स्पष्ट दिखाई दे। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कक्षा 6 इतिहास, बुक का नाम है हमारे अतीत फर्स्ट, ठीक है ना, ये बुक का नाम है और ये पहला अध्याय है। अध्याय का नाम है क्या, कब, कहाँ और कैसे। चलिए अब जूम करता हूं ताकि आपको स्पष्ट दिखाई दे। फ्रेंड्स एक बार सभी लोग प्लीज़ सेशन को लाइक कर दीजिए। देखिए इस सेशन को बनाने में 4 से 5 घंटा का मेरा इंपॉर्टेंट समय लगा हुआ है। चलिए पहला प्रश्न पढ़ेंगे कि प्राचीन काल में लोग किस भाषा का प्रयोग करते थे। बताएंगे प्राचीन काल में लोग किस भाषा का प्रयोग करते थे। आंसर सबको कमेंट करते चलना है ताकि आपका रिवीजन होते चले। तो देखिए प्राचीन काल में लोग प्राकृत भाषा का प्रयोग करते थे, ठीक है ना। तो यहाँ पर प्राकृत भाषा ऑप्शन 4 राइट आंसर हो जाएगा। ऋग्वेद की भाषा कौन सी थी। ऋग्वेद की भाषा कौन सी थी, तो ऋग्वेद के बारे में आपको पता है। ऋग्वेद की रचना वैदिक संस्कृत में हुई है और यह सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद, ठीक है ना। ऋग्वेद में कितने मंडल हैं, 10 मंडल हैं। इस चीज़ को आप जरूर याद रखिएगा, इसके बारे में हम लोग आगे भी डिस्कस करेंगे। 10 मंडल हैं और इसमें 1028 जो हैं ये क्या है, सूक्त हैं, ठीक है ना। चलिए तो यहाँ पर संस्कृत करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए कृषि का आरंभ कितने वर्ष पूर्व माना जाता है। कृषि का आरंभ जो है कितने वर्ष पूर्व माना जाता है। कृषि का आरंभ नवपाषाण काल में हुआ था। एक प्रश्न तो ऐसे बनता है। देखिए कृषि की दृष्टि से नवपाषाण काल अत्यंत महत्वपूर्ण रहा है और नवपाषाण काल की जो अवधि है 7500 वर्ष ईसा पूर्व से 1710 वर्ष ईसा पूर्व तक मानी जाती है। यह माना जाता है कि नवपाषाण काल में 7500 वर्ष ईसा पूर्व के आसपास मध्य पूर्व, इजराइल, ईरान, इराक, जॉर्डन में कृषि आरंभ हुई थी, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन 1 राइट आंसर हो जाएगा। इसका आंसर कहीं कहीं आपको थोड़ा बहुत डिफरेंस भी मिलेगा, तो थोड़ा बहुत से आपको इन सब चीज़ों पर उतना ध्यान नहीं देना है। चलिए उसके बाद देखिए इंडिया शब्द किस शब्द से निकला है। इंडिया शब्द जो है यह किस शब्द से निकला है, तो इंडिया अर्थात इंडस। यूनानियों ने इंडस नदी जो था, सिंधु नदी, उसी के किनारे रहने वाले लोगों के लिए इंडिया शब्द का इस्तेमाल किया था। अतः भारत के लिए इंडिया शब्द यूनानियों की देन है। तो यहाँ पर इंडस यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए वर्ष की गणना किसकी जन्म तिथि से की जाती है, तो वर्तमान में वर्ष की गणना ईसाई धर्म के प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म तिथि से की जाती है। और आपको एडी और बीसी याद भी होगा, एडी और बीसी। एडी का मतलब ईसा मसीह के जन्म के बाद की तारीख से, जबकि बीसी का मतलब ईसा मसीह के जन्म से पहले है, ठीक है ना।
तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, अतीत का अध्ययन करने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? अतीत का अध्ययन करने वाला जो व्यक्ति है ये इतिहासकार कहलाता है। इतिहासकार यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, अब अगला चैप्टर आ गया आखेट खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन। चलिए, वर्गाकार या आयताकार मकानों के अवशेष किस नौपाषाण स्थल से पाए जाते हैं? चलिए, सभी लोग आंसर कमेंट करिएगा कि वर्गाकार या आयताकार मकानों के अवशेष किस नौपाषाण स्थल में पाए जाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये पाए जाते हैं मेहरगढ़ में। ठीक है ना, मेहरगढ़ जो है ये नौपाषाण स्थल है, इसको आप जरूर याद रखिएगा। ठीक है ना, मेहरगढ़ दक्षिण जो एशिया है, दक्षिण एशिया, उसका सबसे पुराना नौपाषाण स्थलों में से एक है और यह पूर्व हड़प्पा काल के दौरान शुरू हुआ था। देखिए, पशुओं को पालतू बनाने की शुरुआत कब से हुई थी? सबसे पहले कुत्तों को पूर्वी एशिया में लगभग 15,000 वर्ष पूर्व पालतू बनाया गया था। फिर उसके बाद बकरियों और भेड़ों को 8,000 वर्ष जो है ईसा पूर्व एशिया में पालतू बनाया गया था। ठीक है, याद रखेंगे। तो यहाँ पर पूछा गया है कि पशुओं को, तो पशुओं को 15,000 ईसा पूर्व पालतू बनाया गया था कुत्तों को, और 8,000 साल पहले जो है यानी कि 8,000 वर्ष ईसा पूर्व भेड़ और बकरियों को बनाया गया था। तो यहाँ पर राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, बताइए करेक्ट आंसर। तो यहाँ पर दे रखा है 8,000 साल पहले। ठीक है ना, जो कि बकरियों और भेड़ों को लगभग 8,000 वर्ष ईसा पूर्व एशिया में पालतू बनाया गया था। चलिए, देखिए, पुरापाषाण काल का समय कितने वर्ष पूर्व है? पुरापाषाण काल का समय कितने वर्ष पूर्व है? तो देखिए फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा। देखिए, पुरापाषाण काल का जो समय है कहीं कहीं आपको 25 लाख ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व भी मिलेगा। पुरापाषाण काल 2 मिलियन वर्ष पूर्व यानी कि 20 लाख वर्ष पूर्व से लगभग 12,000 वर्ष पूर्व तक माना जाता है। तो यहाँ पर देखिए 20 लाख से 12,000 वर्ष। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर एक राइट आंसर हो जाएगा। और समय के इस लंबे खंड को निम्न, मध्य और उच्च पुरापाषाण काल में विभाजित किया गया है। समय की यह सबसे लंबी अवधि मानव इतिहास के 99% हिस्सों को कवर करती है। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि मानव इतिहास की लगभग 99% कहानी किससे किस काल में घटित हुए थे? तो अभी मैंने आपको बता ही दिया कि यह पुरापाषाण काल में। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि मेसोलिथिक या मध्यपाषाण युग, कहीं कहीं मध्यपाषाण मिल जाएगा और सीधे कहीं प्रश्न में आपको मेसोलिथिक पूछ दिया जाएगा। तो दोनों नाम याद रखिएगा, मेसोलिथिक या मध्यपाषाण युग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए और यहाँ से आपको नीचे दिए गए कोड में से सही विकल्प चुनना है। पहले क्या करिए, आप तीनों स्टेटमेंट को पढ़िए। ठीक है ना, देखिए, इस अवधि के दौरान पत्थर के औजार को माइक्रोलिथ कहा जाता था। बिल्कुल कहा जाता था। इस अवधि के दौरान पाए जाने वाले जो पत्थर के औजार थे ये सामान्य रूप से छोटे होते थे और इन्हीं को माइक्रोलिथ कहा जाता था। तो ये तो सही है, पत्थर के औजार आकार में बड़े होते थे, नहीं, सामान्यतः ये छोटे होते थे और इनको माइक्रोलिथ कहा जाता था। तो ये गलत है। और इस अवधि के दौरान पुराने किस्म के औजार अनुपस्थित थे। बिल्कुल, इस समय पुराने किस्म के औजार उपयोग में लाए जाते थे। तो ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि लाए जाते थे, उपस्थित थे। तो केवल एक जो होगा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए, ऑप्शन में आपका केवल एक, ऑप्शन 3 में दिया गया है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 6 आ गया। आप क्वेश्चन नंबर 6 पढ़िएगा कि नौपाषाण काल के औजारों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है यहाँ पर सही दिया गया विकल्प में से आपको बताना है। औजार पॉलिश किए गए थे। बिल्कुल, औजार पॉलिश किए गए थे। और ओखल और मुसल का उपयोग अनाज को पीसने के लिए किया जाता था। बिल्कुल किया जाता था। ओखल और मुसल का उपयोग आज भी हजारों साल बाद गांव में किया जाता है इसका उपयोग। तो इस तरह से आप ध्यान रखेंगे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर देखिए 1 और 2 दोनों यहाँ पर करेक्ट दिया गया है। चलिए, अब तीसरा चैप्टर आ गया आरंभिक नगर। चलिए, प्रश्न पढ़िएगा कि नवपाषाण युग के पुरास्थलों में किस प्रकार के बर्तन मिले हैं? नवपाषाण युग के पुरास्थलों में किस प्रकार के बर्तन मिले हैं? तो फ्रेंड्स, ये मिट्टी के बर्तन मिले हैं। और आपको पता है नवपाषाण युग में खाना पकाने और खाने पीने के लिए बर्तनों की आवश्यकता थी, इसलिए हाथ से बने हुए जो बर्तन थे शुरुआती चरण में पाए जाते थे। क्योंकि नवपाषाण काल में अनाज उगाना और जानवरों को पालतू बनाना ये आर्थिक गतिविधियाँ थी जो थी इनको अपनाई गई थी, और इसीलिए उनको बर्तन की आवश्यकता थी जिनमें वे अपने खाद्यान्न और दूध जमा कर सकें। तो ये आपके मिट्टी का। अच्छा, एक प्रश्न बनता है कि पुरापाषाण काल के किस काल में मिट्टी के बर्तनों का उपयोग सबसे पहले प्रमाण इसका मिलता है? तो ये यही नवपाषाण काल में मिलता है। इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। चलिए, बुर्ज-होम में किस प्रकार के निवास स्थान मिले हैं? बुर्ज-होम में किस प्रकार के निवास स्थान मिले हैं? तो फ्रेंड्स देखिए, बुर्ज-होम की बात करते हैं तो बुर्ज-होम नवपाषाण स्थल भारतीय केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के श्रीनगर जिले के कश्मीर घाटी में है। ठीक है ना, और ज़मीन में खोदे गए गड्ढे वाले घर, गर्त आवास जिनको कहा जाता था, बुर्ज-होम में ये पुरातात्विक स्थल पाए गए हैं।
बुर्ज में कई प्राचीन भूमिगत गड्ढे पाए जाते थे और इन गड्ढों को छप्परों से ढक करके लोग उनमें रहते थे। तो जमीन के नीचे यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। देखिए मेहरगढ़ में कपास की खेती के प्रमाण कितने वर्ष पूर्व मिले हैं? मेहरगढ़ में कपास के खेती के प्रमाण, तो देखिए फ्रेंड्स अगर हम बात करते हैं तो मेहरगढ़ में लगभग 7000 वर्ष पूर्व कपास उगाई जाती थी और इससे पता चलता है कि दक्षिण एशिया में कपास की खेती का एक लंबा इतिहास है और यह उन शुरुआती क्षेत्रों में से एक था जहां कपास उगाई जाती थी। 7000 वर्ष पूर्व यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। देखिए पिरामिडों में दफनाकर सुरक्षित रखे गए शव को क्या कहा जाता है? तो ये आपको भी पता है फ्रेंड्स, इनको मम्मी कहा जाता है। ठीक है ना, मिस्र में पिरामिड पाए जाते हैं और वहाँ के जो तत्काल सम्राट थे उनको जो है राजाओं के शव को दफनाकर सुरक्षित रखा जाता था और इनको मम्मी कहा जाता था। देखिए हड़प्पा की नगर योजना अनूठी विशेषताओं के बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से पढ़िएगा। देखिए घर समान रूप से एक मंजिली होते थे? नहीं, दरअसल क्या होता था कि इनके जो घर होते थे ना, आंगन के चारों ओर बने कमरों के साथ बने मकान 1 या 2 मंजिला ऊंचे होते थे। ठीक है ना, तो एक तो आपका 1 मंजिला गलत हो गया। इनमें से अनेक शहरों में ढकी हुई नालियाँ थी, बिल्कुल ये करेक्ट है, क्योंकि देखिए हड़प्पा सभ्यता जो थी भूमिगत जल निकासी प्रणाली इसकी एक महत्वपूर्ण विशेषता थी। ठीक है ना, तो इसमें से अनेक शहरों के ढकी हुई नालियाँ थी, बिल्कुल यहाँ पर सही दिया गया है। ठीक है ना, तो इस तरह से देखा जाए तो ऑप्शन केवल 2 जो है सही दिया गया है। ठीक है ना, पहला तो गलत हो गया था। चलिए निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और नीचे दिए गए सही विकल्प को चुनना है। तांबा ईरान, टीन ओमान, सोना कर्नाटक। बताइए, ध्यान से पढ़िएगा। देखिए हड़प्पा वासी जो थे ना, ये संभवतः वर्तमान राजस्थान और यहाँ तक कि पश्चिम एशिया में ओमान से तांबा प्राप्त करते थे, तो ये गलत हो गया। टीन जो कि कांस्य का उत्पादन होता था, ठीक है ना, उत्पादन करने के लिए तांबे के साथ मिलाया जाता था इसका, तो उसे वर्तमान अफगानिस्तान और ईरान से मंगवाया जाता था, तो ये भी गलत हो गया। सोना कर्नाटक से बिल्कुल मंगवाया जाता था। ठीक है ना, तो ये वाला आपका सही दिया गया है, तो इसीलिए इसका राइट आंसर 3 हो जाएगा। देखिए 3 में क्या है, केवल 3 दिया गया है। ठीक है ना, चलिए फ्रेंड्स अब आ गया अगला चैप्टर कि क्या बताती है हमें किताबें और कब्रें। चलिए सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो अभी मैंने आपको बताया था कि सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है। 4 वेद है, ऋग्वेद, उसके बाद यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ठीक है ना, तो सबसे पुराना जो है ये ऋग्वेद है और सबसे बाद का अथर्ववेद है। ठीक है, तो यहाँ पर ऋग्वेद हो जाएगा राइट आंसर। ऋग्वेद में मैंने अभी आपको बताया था कि कितने मंडल हैं, 10 मंडल हैं। चलिए उसके बाद देखिएगा कि ऋग्वेद में वर्णित प्रार्थनाओं को क्या कहा गया है। तो फ्रेंड्स इन प्रार्थनाओं को क्या कहा गया है? इनको सूक्त कहा गया है और 1028 सूक्त हैं इसमें और 10 मंडल हैं। ठीक है ना, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि ऋग्वेद में किस ऋषि के सतलज और व्यास नदी, किस ऋषि के सतलज और व्यास नदियों के साथ वार्तालाप का वर्णन है? बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स ये राइट आंसर आपका विश्वामित्र हो जाएगा। ऋग्वेद में ऋषि विश्वामित्र के बीच संवाद के रूप में एक ऋचा है और 2 नदी ब्यास और सतलज को देवी के रूप में पूजा जाता था। ठीक है ना, और ऋग्वेद के कुछ स्रोत संवाद के रूप में भी हैं, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। विश्वामित्र राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, चरक ने कौन सी पुस्तक लिखी है? चरक जो थे ये कनिष्क के समकालीन थे और इन्होंने चरक संहिता लिखी है। चरक संहिता लिखी है, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। चरक संहिता लिखी है इन्होंने, चरक संहिता राइट आंसर हो जाएगा। चरक संहिता आयुर्वेद का एक प्रसिद्ध ग्रंथ है, तो यहाँ पर देखिए चरक संहिता हो जाएगा। देखिए चरक ने मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियों का वर्णन किया है? तो चरक ने किया है कितनी हड्डियों का? 360 हड्डियों का। ठीक है ना, 360 हड्डियों का। चरक ने मानव शरीर की शारीरिक रचना का अध्ययन किया और निष्कर्ष निकाला कि मानव शरीर में दांतों सहित 360 हड्डियां मौजूद होती हैं। चलिए उसके बाद देखिएगा कि ऋग्वैदिक काल के दौरान प्रचलित राजनीतिक व्यवस्था के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए और यहाँ से आपको सही विकल्प चुनना है। ठीक है ना, चलिए एक एक करके पढ़ेंगे सभी को और फिर बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए फ्रेंड्स ऋग्वैदिक काल के दौरान कार्य संपादन के संदर्भ में 2 वर्गों का वर्णन मिलता है। पहला पुरोहित है, जिन्हें कभी कभी ब्राह्मण भी कहा गया है और जो विभिन्न अनुष्ठानों को संपन्न करवाता था, और दूसरा वर्ग राजाओं का था और इन राजाओं के पास न तो राजधानी थी, न महल थे और न ही सेनाएं थी और न ही वे अपने कर एकत्र कर सकते थे। सामान्य रूप से राजा का पुत्र राजा नहीं बन सकता था, तो राजा के पास लोगों से कत्र एकत्र करने की शक्ति थी नहीं, राजा का पुत्र स्वाभाविक रूप से राजा का उत्तराधिकारी होता था, ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिए कौन सा होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा।
चलिए, चरक संहिता के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए और नीचे दिए गए कोड में से सही आंसर आपको चुनना है। इसकी रचना प्रसिद्ध चिकित्सक चरक ने किया है, सही है। और वह बताते हैं कि मानव शरीर में 360 हड्डियां हैं, अभी मैंने आपको बताया था। दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर सही दिया गया है। तो आइए अब यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, दोनों 1 और 2, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर 3 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, अब अगला चैप्टर आ गया राज्य, राजा और एक प्राचीन गणराज्य। देखिए, प्रश्न पढ़िएगा कि युद्ध क्षेत्र में राजा का सहचर कौन होता था। तो युद्ध क्षेत्र में राजा का जो सहचर होता था वो कौन होता था, तो फ्रेंड्स सारथी होता था, ठीक है ना। सारथी होता था, सहचर वह जो साथ चलता है और साथ चलने वाला ही सारथी या हमराही कहलाता है, ठीक है ना। तो ये सारथी होगा। चलो, उसके बाद देखिएगा कि महाजनपदों का उदय कब हुआ था। बताइए, महाजनपदों का उदय कब हुआ था। तो फ्रेंड्स, ये आपका 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, 700 से लेकर के 600 ईसा पूर्व। चलिए, 16 महाजनपद थे और इन महाजनपदों में मगध सबसे शक्तिशाली हुआ करता था। मगध की राजधानी गिरिब्रज या राजगृह थी। देखिए, प्रश्न आ गया बड़ा इंपॉर्टेंट है कि मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी। तो ये गिरिब्रज या राजगृह दोनों याद रखिएगा, ठीक है ना। देखिए, अजातशत्रु कहाँ का शासक था। अजातशत्रु जो था ये कहाँ का शासक था। तो अजातशत्रु जो था ये आपको भी पता है कि कहाँ का शासक था, फ्रेंड्स मगध का शासक था, ठीक है ना। ये किसका पुत्र था, तो फ्रेंड्स ये बिंबिसार का पुत्र था। मगध पर जो हर्यंक वंश का संस्थापक था बिंबिसार, उसी का पुत्र था। और इसने अपने पिता को मार करके सिंहासन प्राप्त किया हुआ था। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। फिर इसका पुत्र अजातशत्रु का उदयन हुआ। उदयन ने अपने पिता को मारा, फिर गद्दी प्राप्त की। तो ये आपका हर्यंक वंश है। और हर्यंक वंश को इसीलिए क्या कहा जाता है, पितृहंता वंश कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने अपने पिताओं को मार करके सिंहासन प्राप्त किया था, इसीलिए इनको पितृहंता वंश भी कहा जाता है। मगध की स्थापना किसने की थी। तो मगध की स्थापना किसने किया था, बता दीजिए। बिंबिसार यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, हर्यंक वंश का संस्थापक था। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि बाद के वैदिक काल की सामाजिक स्थिति के बारे में निम्न कथनों पर विचार करें और सही आंसर यहाँ से आपको बताना है। चलिए, बताइएगा राइट आंसर क्या होगा। देखिए, महिलाओं और शूद्र दोनों को वेद का अध्ययन करने की अनुमति नहीं थी, बिल्कुल सही है। और वर्ण व्यवस्था जन्म के आधार पर तय की जाती थी, यह भी यहाँ पर सही दिया गया है, ठीक है ना। तो इसलिए आपका दोनों स्टेटमेंट जो होगा ऑप्शन 3, दोनों 1 और 2 दोनों सही दिया गया है। चलिए, अगला प्रश्न है कि अगला चैप्टर भी आ गया। प्रश्न है कि बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे। सिंपल सा क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे, ठीक है ना। लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था। इनको लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है, एशिया का ज्योतिपुंज। चले, और इनको ज्ञान प्राप्त हुई थी बोध गया में। पहला उपदेश इन्होंने सारनाथ में दिया था। तो ये सब छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, आपको पहले से भी याद होगा। चलिए, तो यहाँ पर सिद्धार्थ दिया गया है, चलिए इन्हीं का नाम था। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था। तो अभी मैंने आपको बताया था कि इन्होंने सारनाथ में दिया था, ठीक है। चलो, उसके बाद देखिए, संस्कृत भाषा के व्याकरण की रचना किसने करने वाले महान विद्वान कौन थे। ये रचना है, ठीक है ना, ये पेज कटा हुआ इधर। तो ये पाणिनि थे, ठीक है। पाणिनि यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, पाणिनि, ठीक है ना। अष्टाध्यायी इन्होंने व्याकरण का जो नाम है इनके अष्टाध्यायी है, जिसमें 8 अध्याय और लगभग 4 सहस्त्र सूत्र हैं, ठीक है ना। जैन धर्म की शिक्षाएं कहाँ लिखी गई हैं। जैन धर्म की शिक्षाएं कहाँ लिखी गई हैं, चलिए बताइएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए, वल्लभी में जैन आगमों की अंतिम वाचना स्वीकार कर उन्हें लिपिबद्ध किया गया था, वल्लभी में, गुजरात में। तो ऑप्शन यहाँ पर 1 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, अगला प्रश्न करेंगे कि जैन धर्म का मुख्य महाव्रत कौन सा था। जैन धर्म में मुख्य महाव्रत जो थे ये आपके 5 महाव्रत हैं, ठीक है ना। याद रखिएगा 5 महाव्रत। 4 महाव्रत जो हैं ये आपको पार्श्वनाथ ने दिया था, अहिंसा, सत्य, अस्तेय और अपरिग्रह। और 5वां जो है, 5वां ब्रह्म जो था यह आपको किसने दिया, तो 5वां दिया था भगवान महावीर ने, ठीक है ना। 5वां जो था ब्रह्मचर्य को 5वें महाव्रत के रूप में भगवान महावीर जो थे इन्होंने रखा था। तो जैन धर्म का मुख्य महाव्रत कौन सा है, चलिए बताइए। तो यहाँ पर देखिए ब्रह्मचर्य दिया गया है, ठीक है ना। चलिए, देखिए, पाणिनि के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। उन्होंने संस्कृत के लिए व्याकरण तैयार किया था। बताइए सही है या गलत है, सभी लोग बताइए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बिल्कुल सही है, अष्टाध्यायी। उन्होंने एक विशेष क्रम में स्वर और व्यंजन की व्यवस्था की, ये भी सही है।
तो इस प्रकार से देखिए 1 और 2 दोनों यहाँ पर सही दिया गया है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न कि बौद्ध संघ के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही उत्तर चुनना है। बौद्ध धर्म के नियमों का उल्लेख सूत्र पिटक में किया गया है, सही है या गलत है, बताइए। बिल्कुल यहाँ पर ये सही दिया गया है और पुरुष और महिला दोनों के लिए अलग अलग शाखाएं थी, ये भी सही है। तो 1 और 2 दोनों यहाँ पर सही दिया गया है, ठीक है ना फ्रेंड्स। चलिए तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में 1 2 दोनों दिया गया है। देखिए आगे आपका 7वां चैप्टर, अशोक एक अनोखा सम्राट जिसने युद्ध का त्याग किया। अशोक ने युद्ध नीति को किस युद्ध के बाद त्याग दिया था? तो ये आपको भी पता होगा, ये कलिंग का युद्ध था। कलिंग का युद्ध था फ्रेंड्स, बड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, कलिंग का युद्ध था, ठीक है। लगभग 261 ईसा पूर्व में कलिंग का युद्ध हुआ था, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। चलिए तो यहाँ पर आपका कलिंग राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? तो मौर्य वंश का संस्थापक जो था ये चंद्रगुप्त मौर्य था। नंद वंश के आखिरी शासक धनानंद को पराजित करके इसने मगध पर मौर्य वंश की स्थापना किया था और इसका प्रधानमंत्री चाणक्य थे। इन्हीं की सहायता से इसने मौर्य वंश की स्थापना किया था। चलिए और इसका पुत्र कौन हुआ चंद्रगुप्त मौर्य का? बिंदुसार हुआ था, बिंदुसार। और बिंदुसार का पुत्र अशोक हुआ था, ठीक है ना, बिंदुसार का। देखिए अशोक के राजा बनने के कितने वर्ष बाद कलिंग युद्ध हुआ था? तो ये अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष में हुआ था इसके, ठीक है ना। तो 8वां वर्ष यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अशोक के अधिकांश शिलालेख किस भाषा के हैं? तो फ्रेंड्स ये प्राकृत भाषा के हैं। किस भाषा के हैं? प्राकृत भाषा के हैं, याद रखिएगा, ठीक है ना, प्राकृत भाषा के हैं, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए ये प्राकृत भाषा के थे और ब्राह्मणी लिपि में भी लिखे गए थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न है कि कलिंग का आधुनिक नाम क्या है? तो फ्रेंड्स ये उड़ीसा हो जाएगा। उसके बाद देखिए मौर्य काल के महत्वपूर्ण शहरों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन दे रखा है फ्रेंड्स कि तक्षशिला उत्तर पश्चिम का प्रवेश द्वार था। तक्षशिला साम्राज्य की उत्तर पश्चिमी सीमा पर था, इसीलिए इसे मध्य एशिया सहित उत्तर पश्चिम का प्रवेश द्वार माना जाता था, सही है। उज्जैन जो था ना, उज्जैन को उत्तर से दक्षिण की ओर का प्रवेश द्वार माना जाता है। तो ये दक्षिण भारत के मार्ग पर स्थित है, इसीलिए इसको उत्तर से दक्षिण का प्रवेश द्वार माना जाता है। दोनों सही है इसका, तो यहाँ पर ऑप्शन 3 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स अब अगला हमारा चैप्टर आ गया कि खुशहाल गांव और समृद्ध शहर। चलिए दक्षिण भारत यानी कि तमिल क्षेत्र में बड़े भूस्वामियों को क्या कहा जाता था? बड़ा ही इंपॉर्टेंट ये सब क्वेश्चन है, आपको नया दिख रहा होगा, बताइए। मॉडर्न हिस्ट्री का मैराथन क्लास मैंने कराया हुआ है, प्लेलिस्ट में आपको सबका लिंक मैंने दे दिया है, आप देख लीजिएगा। तो इनको बेल्लार कहा जाता था, ठीक है ना, इनको बेल्लार कहा जाता था, याद रखिएगा, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। और साधारण हल चलाने वाले जो उझावर थे, हल चलाने वाले को उझावर कहा जाता था, उझावर, ठीक है ना, यहाँ पर उझावर दिया गया है। और जो भूमिहीन मजदूर थे उनको क्या कहा जाता था? उनको कहा जाता था कदैसियार, कदैसियार कहा जाता था, ठीक है ना। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि तमिल क्षेत्र में भूमिहीन मजदूर को क्या कहा जाता था? तो अभी मैंने आपको बताया था, इनको कदैसियार कहा जाता था। अगला प्रश्न है कि पुराने सिक्कों को क्या कहा जाता था? तो पुराने सिक्कों को कहा जाता था आहत सिक्का, ठीक है ना, आहत सिक्का इनको कहा जाता था, आहत सिक्का इनको कहा जाता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुषाण वंश की दूसरी राजधानी कौन थी? कुषाण वंश का स्थापना किसने किया था? आप कमेंट करके जरा बताइएगा मुझे, ठीक है ना। कुषाण वंश की स्थापना किसने किया था? कुषाण वंश का सबसे प्रतापी शासक कनिष्क था, ठीक है फ्रेंड्स। और इसकी राजधानी जो कुषाण वंश की थी ये आपकी पेशावर हुआ करती थी, पुरुषपुर। और दूसरी राजधानी इन्होंने मथुरा को बनाया था, तो यहाँ पर मथुरा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि वलयकूप किसके लिए प्रयुक्त था? वलयकूप, वलयकूप यानी कि रिंग वेल जो होता था, इसके साक्ष्य मौर्य युग में मिले हैं। और इस वलयकूप का प्रयोग नाली, कूड़ेदान और गुसल खाना के रूप में होता था, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए इनमें से सभी हो जाएगा, गुसल खाना, कूड़ेदान, नाली, इन सब के रूप में होता था। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तमिल क्षेत्र में बड़े मजदूरों को कडिसियार के रूप में जाना जाता था। बड़े जमींदारों को क्या कहा जाता था? तो यहाँ पर मैंने आपको बताया है कि बड़े जमींदारों को जो है ये आपको क्या कहा जाता था, पहले आप देख लीजिए, सही विकल्प चुनना है, ठीक है। तो उनको क्या कहा जाता था बताइए, राइट आंसर इसका क्या होगा?
ध्यान से पढ़ करके बताया, अभी मैंने आपको बताया है। तो यहाँ पर इनको जो है आपको क्या कहा जाता था, वेल्लार कहा जाता था, वेल्लार कहा जाता था, अभी मैंने आपको बताया है। तो ये गलत हो जाएगा, तमिल क्षेत्र में भूमिहीन मजदूरों को वेल्लार कहा जाता नहीं, इनको कडेसियार कहा जाता था। तो ये उल्टा दे दिया गया, दोनों स्टेटमेंट गलत है। तो उपरोक्त में से कोई नहीं यहाँ पर राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 है कि वलादार कुआं प्राचीन भारत की महत्वपूर्ण विशेषताओं में से एक थी, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ये वलादार कुआं शौचालय या कचरा या नाली जैसे दिखाई देते थे, बताइए सही है या गलत है। तो आपका ये सही हो जाएगा, ठीक है ना। और इस प्रकार का वलादार कुआं समान रूप से राजा के घर में पाया जाता था। तो यहाँ पर जो है राजा के घर में नहीं पाया जाता था, ये आपके आपके सबके यूज के लिए होते थे, ठीक है ना। तो ये आपका गलत हो जाएगा, पूछा है इसमें से, एक मिनट रुक जाइए। हाँ अब देखिएगा, इसमें से पूछ रहा है कि राइट आंसर इसका क्या होगा। तो यहाँ पर केवल एक जो होगा आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि अरिकमेडु कहाँ की तटीय बस्ती थी। अरिकमेडु जो थी यह कहाँ की तटीय बस्ती थी, तो फ्रेंड्स ये पुडुचेरी की थी, ठीक है ना। पुडुचेरी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए क्वेश्चन आपका अगला चैप्टर का आ गया, व्यापारी राजा और तीर्थयात्री। पांड्यों की राजधानी कहाँ थी, पांड्य शासकों की राजधानी कहाँ थी, तो इनकी राजधानी मदुरई थी। कहाँ थी, भारत के सुदूर दक्षिण में पांड्य साम्राज्य एक तमिल साम्राज्य था, और 14वीं शताब्दी के मध्य तक पांड्य राजवंश की राजधानी मदुरई थी, याद रखिएगा, ठीक है ना। मदुरई राइट आंसर हो जाएगा। चलिए भारत आने वाले चीनी तीर्थयात्री कौन था, भारत आने वाला चीनी तीर्थयात्री, तो ये सभी थे, फाहियान, इत्सिंग, हेंसवांग, ये सभी थे। तो एक से अधिक यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। हेंसवांग हर्षवर्धन के समय आया था और फाहियान जो आया था ये चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में आया था। बौद्धिक धर्म का आरंभिक रूप क्या था, बौद्धिक धर्म का आरंभिक रूप क्या था, चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा बौद्ध धर्म का। तो ये यहाँ पर देखिए थेरवाद यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। थेरवाद बौद्ध धर्म की सबसे पुरानी और सबसे पारंपरिक शाखाओं में से एक है। थेरवाद का ये राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए सबसे प्रसिद्ध कुषाण राजा कौन था, तो कई बार मैंने आपको बता दिया, कनिष्क यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, कनिष्क, ठीक है ना। चलिए कनिष्क राइट आंसर इसका हो जाएगा। अश्वघोष जो थे बुद्ध चरित्र जिन्होंने लिखा है बुद्ध चरितम, अश्वघोष इसी के समकालीन थे, ठीक है ना। चलिए और कनिष्क के समकालीन चरक भी थे, इन सब चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। प्राचीन काल में रेशम मार्ग शब्द का अर्थ किससे था, रेशम मार्ग, बताइए राइट आंसर इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर इसका क्या होगा बताइए। तो सभी ऑप्शन को पढ़ लीजिएगा, समुद्री मार्ग से तो था नहीं, ये था ये वाला ऑप्शन, चीन से अन्य देशों में रेशम वस्त्र ले जाने वाले व्यापारियों की यात्रा मार्ग, ये आपका रेशम मार्ग कहलाता था, सिल्क रोड कहलाता था, ठीक है ना। चलिए निम्न कथन पर विचार करें और सही आंसर बताना है। पुहार पांड्यों का बंदरगाह था, पुहार पांड्यों का बंदरगाह था, बताइए सही है या गलत है। तो देखिए पुहार जो था ना, पुहार, पुहार ये आपका किसका बंदरगाह था, पुहार जो था ये आपका पांड्यों का नहीं, ये चोलों का था, ठीक है ना। तो ये आपका पुहार गलत हो जाएगा और मदुरई चोलों का बंदरगाह था। चोल चेर पांड्य इन सबके पास सत्ता के दो केंद्र थे, एक अंतर्देशीय और एक तटीय, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिएगा, इसमें से अगर हम बात करें, पुहार और कावेरीपट्टनम यह चोलों का बंदरगाह था, और मदुरई जो था ना ये आपके पांड्यों का था, पांड्यों की राजधानी मदुरई थी। तो ये आपका गलत है, तो दोनों गलत है, इसमें से उल्टा दिया गया है, तो कोई नहीं यहाँ पर राइट आंसर होगा। चलिए कुषाण शासक कनिष्क के बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार करें और यहाँ से राइट आंसर आपको चुन करके बताने हैं। चलिए बताइएगा इसमें से करेक्ट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए उन्होंने एक बौद्ध परिषद का आयोजन किया था, बिल्कुल सही है, चौथा बौद्ध संगति इसी के समय में कश्मीर में आयोजित कराया गया था। अश्वघोष उनके दरबार में रहते थे, ये भी सही दिया गया है। अश्वघोष अभी मैंने बताया ना कि अश्वघोष ने बुद्ध चरितम की रचना की है, तो ये दोनों सही दिया गया है, इसीलिए आपका एक और दो दोनों सही हो जाएगा। देखिए भक्ति की अवधारणा के बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार करें जो मौर्य काल के बाद विकसित होने लगी, मौर्य काल के बाद विकसित होने लगी, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, मौर्य काल के बाद विकसित होने लगी, करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देखेंगे कि भक्ति की धारणा भगवत गीता में मौजूद है, ये बिल्कुल सही है, और शुरुआत में उच्च जाति के लोग भक्ति का मार्ग का अनुसरण करते थे, यहाँ पर ये आपका गलत दिया गया है, ठीक है ना। तो इसमें से आपका केवल एक राइट आंसर हो जाएगा, उच्च या निम्न जाति के लोग व्यक्ति जो है
ये आपका भक्ति मार्ग का अनुसरण करते थे, तो ऐसा नहीं केवल उच्च जाति के लोग, तो ये गलत दिया गया है, पहला सही दिया गया है, तो केवल एक यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला चैप्टर आ गया, अध्याय 10, एक नए साम्राज्य और राज्य। ठीक है ना। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में कौन से प्रसिद्ध कवि थे? तो चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसको कि विक्रमादित्य कहा जाता था, कालिदास इसी के समकालीन थे, इसी के दरबार में रहते थे। ठीक है ना, कालिदास याद रखिएगा। क्लियर। चलिए, मेघदूतम, अभिज्ञान शाकुंतलम, इनकी रचना कालिदास ने किया है। चलिए, हर्षचरित किसने लिखी है? हर्षचरित को वान भट्ट ने लिखा है। वान भट्ट हर्ष के दरबारी कवि थे, इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। ठीक है ना। चलिए, उसके बाद देखिएगा समुद्रगुप्त के दरबारी कवि कौन थे? बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह हरिसेन थे, हरिसेन। ठीक है ना, समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिसेन थे। चलिए, उसके बाद देखिए विक्रमादित्य की उपाधि किसने धारण किया था? चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य कहा जाता है, कई बार मैंने आपको बता भी दिया। चंद्रगुप्त द्वितीय राइट आंसर हो जाएगा। दक्षिणापथ के कितने शासकों ने समुद्रगुप्त के सामने समर्पण किया था? तो 12 शासकों ने, 12 शासकों ने किया था। ठीक है ना, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 12 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर 3 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए, समुद्रगुप्त के सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न कि हर्षवर्धन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। उनके दरबारी वान भट्ट थे, बिल्कुल सही है। और वान भट्ट ने बुद्ध चरित्र को प्राकृतिक भाषा में लिखा है। बताइए ये सही है या गलत है? ये सही है या फिर गलत है? तो यहाँ पर ऑप्शन ही, बुद्ध चरित्र को अश्वघोष ने लिखा है, इस चीज़ को आप जानते भी हैं। ठीक है ना, तो पहला यहाँ पर सही हो जाएगा, तो केवल एक यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि प्राचीन भारत में सार्थवाह का अर्थ क्या था? बताइएगा राइट आंसर क्या था? तो इसका मतलब होता था आपका व्यापारी समूह का नेता। ठीक है ना, व्यापारी समूह के नेता। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट चैप्टर आ गया हमारा इमारती चित्र और किताबें। देखिए, शिल्पाधिकारम की रचना किसने किया? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसकी रचना किया है इलांगो अडिगल ने किया है। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। शिल्पाधिकारम को तमिल साहित्य के प्रथम महाकाव्य के रूप में जाना जाता है, और इस महाकाव्य की रचना चोल वंश के शासक सेन गोटवन के भाई इलांगो अडिगल ने लगभग जो है ईसा की दूसरी तीसरी शताब्दी में किया था। उसके बाद देखिए, दक्षिणा पथ के चारों ओर लगी रेलिंग क्या कहलाती थी? तो फ्रेंड्स, इसको कहा जाता था वेदिका। इसको क्या कहा जाता था? इसको वेदिका कहा जाता था। ठीक है, इसको वेदिका कहा जाता था। वेदिका राइट आंसर हो जाएगा। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? सिंपल सा क्वेश्चन है। कुतुब मीनार जो है ये आपका नई दिल्ली में है। ठीक है, नई दिल्ली में है। नई दिल्ली यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इसकी नींव किसने रखी थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। इसको पूरा करवाया था इल्तुतमिश ने। चलिए, मेघदूतम की रचना किसने किया है? तो मैंने बताया था मेघदूतम और अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास की रचना है। वेदों की पढ़ने की अनुमति किसे नहीं थी? बताएंगे राइट आंसर इसका क्या होगा? तो फ्रेंड्स, ये आपके स्त्रियों और शूद्रों को नहीं थी। एक और दो दोनों राइट आंसर हो जाएगा। प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य मणिकमेलई किसके द्वारा लिखी गई है? मणिकमेलई। अभी शिल्पाधिकारम जो है इलांगो अदिगल के द्वारा लिखी गई है, और मणिकमेलई के लेखक कौन है? तो इसको लिखा है सतनार ने। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आयुर्वेद स्वास्थ्य विज्ञान की एक प्रसिद्ध प्रणाली है जिसका विकास प्राचीन भारत में हुआ था। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। चरक और सुश्रुत आयुर्वेद के प्रसिद्ध चिकित्सक थे। बताइए सही है या गलत है? बिल्कुल सही है। ठीक है ना, ये प्रसिद्ध आयुर्वेदाचार्य थे। सुश्रुत ने सर्जिकल विधियों का विस्तृत वर्णन किया। बिल्कुल, यहाँ पर शल्य विधि का, इन्होंने शल्य चिकित्सा का, तो ये दोनों सही दिया गया। सुश्रुत शल्य चिकित्सा के जनक माने जाते हैं, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, तो आपका दोनों राइट आंसर दिया गया है। चलिए फ्रेंड्स, अब देखिए, अब आपको SCRT के SCRT आ गया ना यहाँ से। अब SCRT की क्लास 6 का मैं हिस्ट्री आपको करवा देता हूँ। NCRT तो मैंने करवा दिया, अब साथ ही साथ SCRT भी मैं कंप्लीट करा देता हूँ, ताकि आपका क्लास 6 कंप्लीट हो जाए। ठीक है ना। चलिए, प्रश्न पढ़िएगा। चैप्टर का नाम है हमारा अतीत। ठीक है ना, हमारा अतीत चैप्टर का नाम है। पहला प्रश्न कि गंगा के दक्षिण में फैली हुई गंगा और उसकी सहायक नदी सोन के पास का क्षेत्र प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था? तो इसको मगध कहा जाता था। ठीक है ना, ये क्वेश्चन पूछा भी गया है BPSC TRE में पिछले साल। देखिए, उसके बाद देखिएगा, खाली स्थान दिया गया है कि शुरुआत में कृषि का इतिहास विकसित हुआ था। तो मैंने आपको बताया था नवपाषाण काल में कृषि का विकास हुआ था। ऋग्वेद की रचना मूल रूप से किस भाषा में की गई है? तो ये संस्कृत में की गई है। सिंधु घाटी सभ्यता में खोजा गया सबसे पहला स्थल कौन सा है? तो सबसे पहला स्थल जो है ये हड़प्पा है। हड़प्पा है। ठीक है,
चलिए दूसरा चैप्टर आ गया, उत्तर भारत को दक्षिण भारत से कौन सा पर्वत अलग करती है। तो ये पर्वत कौन सी है फ्रेंड्स, यह पर्वत कौन सी है बताइएगा, विंध्य पर्वत है, ठीक है ना, विंध्यन पर्वत है। चलिए उसके बाद देखिए चावल का प्रमाण कहाँ से मिलता है, चावल का प्रमाण जो है ये कहाँ से मिलता है बताइएगा। चावल का प्रमाण जो है यह कोल्डी हवा वह स्थान है, वहीं से मिलता है जहां भारत में चावल की खेती के सबसे पुराने उदाहरण पाए जाते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए कोल्डी हवा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए तीसरा चैप्टर आ गया, प्रारंभिक समाज। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वही यहाँ पर दिया गया है, ठीक है ना, तो आप घबराइए मत। प्रारंभिक औजार अधिकांशतः किस चीज़ के बने होते थे, तो मैंने बताया था कि ये पत्थर के बने होते थे, ठीक है ना। चलिए इनका आकार छोटा होता था। पाषाण काल को कितने भागों में बांटा गया है, तो इसको 3 भाग में बांटा गया है, ठीक है ना, 3 भाग में इसको बांटा गया है, पुरापाषाण, मध्यपाषाण और नवपाषाण काल में। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भीमबेटका किस राज्य में है। भीमबेटका की गुफाएं आपको याद होगा, वहाँ पर आदि मानव द्वारा बनाए गए शैल चित्र और शैलाश्रव का के लिए यह प्रसिद्ध है, मध्य प्रदेश में है भीमबेटका, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर 2 राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला चैप्टर है, सबसे पहले किस जानवर को मानव ने पालतू बनाया था। तो मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले जो है यह बनाया था किसने, कुत्ते को पालतू बनाया था, ठीक है ना, कुत्ते को पालतू बनाया गया था। तो यहाँ पर कुत्ता राइट आंसर हो जाएगा। गेहूं का प्राचीन साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होता है, गेहूं का प्राचीन साक्ष्य जो है ये मेहरगढ़ से प्राप्त होता है, ठीक है ना, मेहरगढ़ से प्राप्त होता है, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, कहाँ से, मेहरगढ़ से प्राप्त होता है। चलिए मेहरगढ़ यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि मेहरगढ़ वर्तमान में कहाँ स्थित है। तो मेहरगढ़ जो है यह नवपाषाण कालीन स्थल है और पाकिस्तान में है, और यहाँ से गेहूं उत्पादन की साक्ष्य मिला है। देखिए किस शहर के बंदरगाह के किस शहर से बंदरगाह के अवशेष मिले हैं। तो आपको पता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर हुआ करता था लोथल, जो कि गुजरात में है, भोगवा नदी के तट पर है। चलिए हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष की गई थी। तो 1921 में इसकी उत्खनन किया गया था, ठीक है ना, तो 1921 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए विशाल स्नानागार जो है, स्नान घर किस नगर से प्राप्त हुए हैं। विशाल स्नानागार और अन्नागार जहाँ अन्न भंडार किया जाता था, ये दोनों आपके मोहनजोदड़ो से मिले हैं। अच्छा मोहनजोदड़ो किस नदी के तट पर है, सिंधु नदी के तट पर है। चलिए अगला चैप्टर आ गया कि वेदों की कुल संख्या कितनी है। वेद कितने हैं फ्रेंड्स, तो वेदों की संख्या 4 है ना, है ना, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। सबसे प्राचीन वेद, तो सबसे प्राचीन ऋग्वेद है। उसके बाद देखिए पुरुष सूक्त किस वेद में है। तो ऋग्वेद के 10वें बंडल में पुरुष सूक्त है, जिसमें 4 वर्ण का उल्लेख भी किया गया है, ठीक है। तो यह आपका ऋग्वेद के 10वें मंडल में है। चलिए इमाम गांव किस राज्य में स्थित है। इमाम गांव जो है यह किस राज्य में स्थित है, तो ये महाराष्ट्र में है इमाम गांव, ठीक है, इमाम गांव। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इमाम गांव एक पुरातात्विक स्थल है और यह स्थल घोड़ नदी के तट पर स्थित है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि महाजनपदों का विवरण प्राप्त होता है। तो महाजनपद जो थे 16 महाजनपद थे, और इनका विवरण हमें बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र से प्राप्त होता है। तो बौद्ध और जैन ग्रंथ से, ठीक है ना। कौन सा महाजनपद बिहार में स्थित है, बिहार में जो है कौन सा महाजनपद है, तो इसमें से देखेंगे आप तो आपका अंग महाजनपद है, इसकी राजधानी चंपा है, ये बिहार में है। मगध भी है, ठीक है, और वज्जी भी है, वैशाली वज्जी की राजधानी थी। तो 3 महाजनपद हैं। मगध के शासक अजातशत्रु की राजधानी कहाँ थी, तो अजातशत्रु की राजधानी जो थी ये आपकी राजगृह थी, ठीक है। चलिए उदयन ने पाटलिपुत्र की स्थापना किया था। निम्नलिखित में से किसे मगध के महाजनपद का संस्थापक माना जाता है। तो फ्रेंड्स ये किसको माना जाता है, यह माना जाता है जरासंघ को, ठीक है ना। उसके बाद जरासंघ को, उसके बाद हर्यंक वंश आया, बाद में बिंबिसार ने इसका स्थापना किया था। देखिए गौतम बुद्ध का जन्म पूछा गया है, 563 ईसा पूर्व में इनका जन्म लुम्बिनी में हुआ था, ठीक है फ्रेंड्स, याद भी होगा नेपाल में पड़ता है। तो यहाँ पर 563 ईसा पूर्व। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे, जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव थे। ऋषभदेव पहले तीर्थंकर हैं और जैन धर्म के आखिरी तीर्थंकर, और 24वें कौन हैं, तो वर्धमान महावीर हैं। और यहाँ पर देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ठीक है ना, महावीर 24वें हैं। और पार्श्वनाथ कौन से संस्थापक हैं, पार्श्वनाथ 23वें हैं, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर ने कब निर्वाण प्राप्त किया, यानी कि इनकी मृत्यु पूछा जा रहा है। तो महावीर जी की निर्वाण प्राप्ति 468 ईसा पूर्व 72 वर्ष की आयु में हुई थी, 72 वर्ष की आयु में, ठीक है, पावापुरी में। तो यहाँ पर देखिएगा 468 ईसा पूर्व दिया गया है।
महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो फ्रेंड्स ये कहाँ पर दिया था? सारनाथ में दिया था, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सम्राट अशोक कहाँ का शासक था? सम्राट अशोक देवनाम प्रिय के नाम से भी इसको जाना जाता है, और यह शासक कहाँ का था? तो फ्रेंड्स मगध का। चलिए उसके बाद देखिए किस युद्ध को जीतने के बाद सम्राट अशोक का मन दुख से भर गया? तो ये कलिंग युद्ध था, याद रखिएगा कलिंग युद्ध था, और अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष इसने कलिंग पर आक्रमण किया था। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम ब्राह्मणी लिपि को किसने पढ़ा था? तो अशोक के शिलालेख को पढ़ने की जो सफलता मिली थी, ये जेम्स प्रिंसेप को मिली थी 1837 में, 1837 में जेम्स प्रिंसेप, याद रखिएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा अगला चैप्टर है कि छोटे एवं स्वतंत्र किसानों को कहा जाता था? छोटे एवं स्वतंत्र किसानों को गृहपति कहा जाता था, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है सुदर्शन झील का निर्माण सबसे पहले किसने करवाया था? सुदर्शन झील का निर्माण जो है यह करवाया था चंद्रगुप्त मौर्य ने, ठीक है ना। गिरनार जो है गुजरात में पहाड़ी, वहीं पर करवाया था, इसको आप याद रखेंगे। चलिए तो यहाँ पर आपका चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएगा। उसके बाद देखिए संगमकालीन व्यापारिक नगर कौन सा नहीं है? नहीं पूछा गया है, तो इसमें से अगर हम बात करें तो कन्याकुमारी नहीं है, पुहार, उरैर और तोंडी ये आपका संगमकालीन व्यापारिक स्थल है, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स अगला चैप्टर आ गया सुदूर प्रदेशों से संपर्क। प्रसिद्ध यूनानी शासक कौन था इसमें से? तो ये मिनांडर था, ठीक है ना। नागसेन और मिनांडर का जो मिलिंद पन्हों में है वर्णन संवाद का, वो आपको पता भी है। कनिष्क की राजधानी तो ये पेशावर थी, ठीक है ना, पुरुषपुर जिसको कहा जाता था। दूसरी राजधानी मथुरा थी। शुंग वंश का संस्थापक कौन था? तो ये मौर्य वंश का आखिरी शासक जो बृहद्रथ था, इसकी हत्या करके कि पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना किया था। मौर्य वंश का अंतिम शासक पूछा जाता है, बृहद्रथ था, ठीक है फ्रेंड्स। अब चलिए हमारा अब 6 समाप्त हो गया। क्लास 6 का एनसीईआरटी एससीईआरटी हिस्ट्री मैंने कंप्लीट करा दिया। अब आइए क्लास 7 का कर लेते हैं। देखिए हमारे अतीत पहला ये आपका बुक का नाम है, और पहला चैप्टर है ये अध्याय 1। देखिए खलीफाओं के प्रभुत्व को स्वीकार करने वाला मुस्लिम समुदाय कौन सा था? चलिए बताइए राइट आंसर इसका क्या होगा। सभी लोग आंसर कमेंट करिएगा, ठीक है ना। चलिए सभी लोग आंसर कमेंट करिएगा फ्रेंड्स, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा सुन्नी, ठीक है ना, याद रखेंगे सुन्नी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि सिकस्त लिपि कैसे लिखी जाती थी? सिकस्त लिपि जो है ये कैसे लिखी जाती थी? तो फ्रेंड्स ये दाएं से बाएं लिखी जाती थी, ठीक है ना। सिकस्त लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती थी, तो दाएं से बाएं हो जाएगा। उसके बाद देखिए भारतीय उपमहाद्वीप का मानचित्र कब बनाया गया? भारतीय उपमहाद्वीप का मानचित्र 1154 ईस्वी में अरब भूगोलवेत्ता अल इदरीशी ने भारतीय उपमहाद्वीप का मानचित्र बनाया था। 1154 में अल इदरीशी ने, ठीक है ना, अल इदरीशी यहाँ मैं लिखता हूँ, अल इदरीशी ने बनाया था। चलिए उसके बाद देखिएगा कि मध्यकाल में रहट का प्रयोग किस कार्य के लिए किया जाता था? रहट जो होता था इसका प्रयोग सिंचाई के लिए किया जाता था, ठीक है ना, सिंचाई के लिए। रहट का पहिए से जो मवेशी थे घुमाते थे। अभी भी बहुत जगह पारंपरिक तरीके से सिंचाई की जाती है, रहट का प्रयोग होता भी है अभी भी। देखिए सोमनाथ मंदिर को कौन लूटा था? सोमनाथ मंदिर को लूटा था कौन? बताएंगे राइट आंसर। 1025 ईस्वी में मोहम्मद गजनी ने गुजरात के पश्चिम तट पर सौराष्ट्र में आपका वहां पर आक्रमण किया था, ठीक है ना। तो यहाँ पर सोमनाथ मंदिर का लूटा था मोहम्मद गजनवी ने। ऑप्शन नंबर यहाँ पर 1 राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि राज तरंगनी किसके द्वारा लिखी गई है? राज तरंगनी को लिखा है कलहन ने, ठीक है ना। इसमें कश्मीर के इतिहास का वर्णन मिलता है, तो कलहन राइट आंसर हो जाएगा। पृथ्वीराज रासो की रचना चंद्रवरदाई ने किया है। चलिए पृथ्वीराज तृतीय और मोहम्मद गोरी के बीच कौन सा युद्ध हुआ था? पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में तराइन का युद्ध हुआ था। तराइन का पहला युद्ध भी हुआ था और तराइन का दूसरा युद्ध भी हुआ। पहला 1191 में हुआ था और दूसरा 1192 में हुआ था। तो 91-92 यहाँ पर दिया गया है, ठीक है ना। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तंजावुर की बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किस चोल शासक ने करवाया था? तो फ्रेंड्स ये किसने करवाया था? राजराज प्रथम ने करवाया था, ठीक है ना। बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण राजराजेश्वर मंदिर भी इसको कहा जाता है, इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। दक्कन के राष्ट्रकूट किनके सामंत थे? दक्कन के जो राष्ट्रकूट थे ये किसके सामंत थे? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये मूल रूप से बादामी के पश्चिमी चालुक्यों के ये सामंत थे, ठीक है ना। तो यहाँ पर कर्नाटक के चालुक्यों के।
चलिए उसके बाद देखिए राष्ट्रकूट शासक दंतीदुर्ग के बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार करें और सही आंसर बताना है। दंतीदुर्ग के बारे में, राष्ट्रकूट का संस्थापक था दंतीदुर्ग, ठीक है ना। उसने चालुक्य शासक को उखाड़ फेंका था। बताइए सही है या गलत है। बिल्कुल यहाँ पर जो है फ्रेंड्स ये आपका सही दिया गया है, और उन्होंने हिरण्यगर्भ नामक एक यज्ञ भी किया था, ये भी सही है। तो यहाँ पर आपका एक और दो दोनों सही हो जाएगा। देखिए करों के प्रकारों के बारे में चोल शिलालेख में उल्लेखित निम्नलिखित कथन पर विचार करें, और यहाँ पर सही आंसर आपको चुन करके बताना है। वेटी एक प्रकार का ऐसा कर था जिसे नगद में संग्रहित किया जाता था, बताइए, और कदमई एक भू राजस्व था। अब यहाँ पर फ्रेंड्स आप ध्यान देंगे, मैं आपको बताता हूँ। देखिए वेटी एक प्रकार का ऐसा कर था जिसे नगद में आपको संग्रहित किया जाता था, ठीक है ना, नगद में संग्रहित किया जाता था, और नगद में बल्कि इसको जबरन भी किया जाता था ना। तो नगद में संग्रहित नहीं, इसको जबरन किया जाता था, इसीलिए गलत है। नगद में इसको जबरन जो है ये आपको संग्रहित किया जाता था। और कदमई जो था ये भू राजस्व के रूप में जाना जाता है, तो ये वाला सही दिया गया, ये आपका नगद में नहीं जबरदस्ती लिया जाता था, इसीलिए यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल 2, ठीक है ना। त्रिपक्षीय संघर्ष के बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार करें, और यहाँ पर आपको सही आंसर चुन करके बताने हैं। चलिए फ्रेंड्स बताइएगा राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिएगा कन्नौज पर नियंत्रण त्रिपक्षीय संघर्ष का एक कारण था, बिल्कुल सही है। प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल, इनके बीच ये त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था, तो दोनों स्टेटमेंट सही दिया गया है, ठीक है ना। तो यहाँ पर दोनों सही दिया गया है, तो आप देख लीजिएगा एक और दो दोनों सही है। चलिए उसके बाद देखिए उत्तर मेरूर शिलालेख किसके बारे में जानकारी प्रदान करता है, बताइए। तो फ्रेंड्स यह चोल काल में जिस तरीके से सभा का आयोजन किया जाता था, इसमें उसका विस्तृत विवरण है। ऑप्शन यहाँ पर एक यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न करेंगे। अगला चैप्टर भी आ गया कि रजिया सुल्तान दिल्ली की गद्दी पर कब बैठी थी। रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी, ठीक है, और यह गद्दी पर बैठी थी कब, 1236 में, ठीक है ना, 1236 में बैठी थी। चलिए और पहली मतलब ये महिला मुस्लिम शासिका भी हैं। सांकेतिक मुद्रा चलाने वाला सुल्तान कौन था। सांकेतिक मुद्रा को चलाया था किसने, मोहम्मद बिन तुगलक ने चलाया था, ठीक है ना। सांकेतिक मुद्रा इसने जो है जारी किया, पीतल और तांबे के सिक्के ढाले जाते थे सांकेतिक मुद्रा में। चलिए और 1329 में अपनी राजधानी को दौलताबाद स्थानांतरित किया, और तुगलक ने प्रतिनिधि या सांकेतिक मुद्रा की शुरुआत भी किया था, तो इस चीज़ को याद रखिएगा। इब्न बतूता इसी के समय आया था। दिल्ली सल्तनत का अंतिम राजवंश, तो ये लोधी वंश था, ठीक है ना, लोधी वंश इसका राइट आंसर हो जाएगा। बहलोल लोधी ने इसकी स्थापना किया था, लोधी वंश करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि हौज खास यानी कि शाही टंकी कहाँ पर स्थित है। तो हौज खास जो है ये दिल्ली में स्थित है, हौज खास दिल्ली में स्थित है, याद रखिएगा। और सीरी का जो किला है अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था, सीरी का किला, वहाँ के निवासियों को पानी की आपूर्ति करने के लिए पानी की बड़ी टंकी या जलाशय का निर्माण सबसे पहले इसी ने किया था, अलाउद्दीन खिलजी ने। और हौज खास का भी निर्माण किया था, दिल्ली राइट आंसर हो जाएगा। इब्न बतूता किस देश से भारत आया था। तो फ्रेंड्स यह 1333 में आया था, ठीक है ना, 1333 में, और यह मोरक्को का था, और ये आया था मोहम्मद बिन तुगलक के समय में। इसके पुस्तक का नाम रहला है, इसे भी आप याद रखिएगा। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद के बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। तो यह दिल्ली सुल्तान द्वारा निर्मित पहली सामूहिक मस्जिद थी, बताइए सही है या फिर गलत है, ये बताइए राइट आंसर इसका क्या होगा। तो फ्रेंड्स ये बिल्कुल सही दिया गया है, और इस मस्जिद के मीनार को अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था, बताइए। इस मस्जिद का विस्तार इल्तुतमिश और अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। इस मीनार के दो सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश द्वारा कराया गया था, ठीक है ना, तो कराया गया था इल्तुतमिश के द्वारा। तो यहाँ पर आपका केवल यहाँ पर कौन सा सही होगा फ्रेंड्स, एक मिनट देख लिया जाए इसका आंसर क्या देना होना चाहिए। तो यहाँ पर छठा का एक आंसर सही है, ठीक है ना। तो एक में देखिए क्या दिया गया है, केवल एक दिया गया है, ठीक है ना, केवल एक राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा मुगल साम्राज्य आ गया। अकबर के द्वारा इबादत खाना का निर्माण किस शहर में कराया गया था। तो इबादत खाना यानी कि पूजा घर हुआ करता था, और 1575 ईस्वी में अकबर ने फतेहपुर सीकरी में इसे बनाया था, ठीक है ना। तो फतेहपुर सीकरी राइट आंसर हो जाएगा, सभी ऑप्शन देख लीजिए। खुर्रम किसका पुत्र था। खुर्रम जो था ये किसका पुत्र था, खुर्रम जो पुत्र था ये किसका था। तो फ्रेंड्स यह शाहजहां का पुत्र था। शाहजहां का पहले खुर्रम के नाम से शाहजहां को जाना जाता था,
तो यहाँ पर ये जहांगीर का पुत्र था, ठीक है, शाहजहां का नाम था खुरम। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुगल शासक को जिंदा पीर कहा जाता है? जिंदा पीर और आलमगीर दोनों नाम याद रखिएगा। जिंदा पीर और आलमगीर ये औरंगजेब को कहा जाता है, ठीक है ना, औरंगजेब को कहा जाता है। चलिए किस जनजाति ने मुगल शासकों को 17 बार हराया था? किस जनजाति ने? तो यह जनजाति कौन थे? तो फ्रेंड्स यह अहोम थे, ठीक है ना, अहोम राइट आंसर हो जाएगा। 17 बार जो है राइट आंसर यहाँ पर अहोम हो जाएगा। चलिए अहोम करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि बाबर ने भारत में मुगल शासन किस वर्ष स्थापित किया था? तो पानीपत का प्रथम युद्ध जो हुआ था 1526 में, इब्राहिम लोदी को हराया, फिर यहाँ पर भारत में मुगल सत्ता स्थापित किया था। चलिए मुगल सम्राट बाबर के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। वह 1494 में फरगना के सिंहासन पाने में सफल हुआ था। बताइए यह सही है या गलत है? बिल्कुल ये गलत सही दिया गया है। और 1526 में उसने दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को हराया था। ये भी दोनों स्टेटमेंट सही है, ठीक है ना। तो एक और दो दोनों यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। मुगलों की जागीर दिल्ली सुल्तानों में से किसके बराबर है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? ये आपका हो जाएगा इक्ता, ठीक है। चलिए अगला चैप्टर आ गया, कुतुब मीनार की पहली मंजिल किसने बनवाई थी? कुतुब मीनार की पहली मंजिल किसने बनवाई थी? तो फ्रेंड्स कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था, ठीक है ना। और बाद में इसका निर्माण कार्य को पूरा कराया इल्तुतमिश ने, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर आपका कुतुबुद्दीन ऐबक हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा किस राजा ने कंदरिया महादेव के मंदिर का निर्माण करवाया था? बताइए। तो ये धंगदेव थे, धंगदेव। ऑप्शन नंबर यहाँ पर एक राइट आंसर हो जाएगा। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप याद रखिएगा, ठीक है ना। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में है यह। दिल्ली स्थित जामा मस्जिद का निर्माण किस मुगल शासक ने करवाया था? जामा मस्जिद और लाल किला का निर्माण ये किसने? शाहजहां ने करवाया था, ठीक है ना। तो शाहजहां आप याद रखिएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि मुगल वास्तुकला से संबंधित पितरादुरा क्या है? पितरादुरा जो है यह क्या है? पितरादुरा एक अर्ध कीमती पत्थर है, इसके साथ एक अच्छी जड़ाई का काम किया जाता था। तो यहाँ पर राइट आंसर संगमरमर अथवा बलुआ पत्थर को अलंकृत करने का एक तकनीक है पितरादुरा, ठीक है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। और जो शाहजहां का शासनकाल था उसी के दौरान जो है इसकी शुरुआत की गई थी। और शाहजहां के शासनकाल को मुगल वास्तुकला का स्वर्ण युग के रूप में भी जाना जाता है। हौज ए सुल्तानी किसके द्वारा बनवाया गया था? हौज ए सुल्तानी बताइए। तो फ्रेंड्स ये हौज ए सुल्तानी जो है ये बनवाया गया था किसके द्वारा? इल्तुतमिश के द्वारा, ठीक है ना। हौज ए सुल्तानी इल्तुतमिश के द्वारा बनवाया गया था। इल्तुतमिश ने दहली कुहना के बाहर एक बड़ा जलाशय का निर्माण करवाया था और इसे हौज ए सुल्तानी या राजा का जलाशय कहा जाता है। इल्तुतमिश राइट आंसर हो जाएगा। देखिए चर्च वाली गोथिक शैली का पहली बार निर्माण किया गया था। बताइए राइट आंसर इसका क्या होगा? तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर फ्रांस हो जाएगा, ठीक है ना। फ्रांस में 12वीं शताब्दी में फ्रांस में चर्चों के निर्माण के प्रयास की शुरुआत हो चुकी थी, जो कि पहली इमारतों की तुलना में लंबे और हल्के थे। गोथिक के नाम से जाने जाने वाली इस स्थापत्य शैली को उच्च नुकीले मेहराबों के द्वारा प्रतिष्ठित किया गया था। चलिए उसके बाद देखिएगा अगला चैप्टर आ गया कि हम्पी नगर कौन सी नदी की घाटी में स्थित है? हम्पी तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित थी, ठीक है ना। इस चीज़ को आप याद रखेंगे, नदी के किनारे तो तुंगभद्रा नदी के किनारे थी, ठीक है ना। नदी घाटी यहाँ पर पूछा गया, तो कृष्णा और तुंगभद्रा, तो एक और दो यहाँ पर दोनों राइट आंसर हो जाएगा। प्रसिद्ध सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ पर है? बताइए मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ पर है फ्रेंड्स? तो ये आपका राजस्थान में पड़ता है, अजमेर में, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बीदर के शिल्पकार किस जड़ाई के काम के लिए प्रसिद्ध थे? तो फ्रेंड्स ये चांदी और तांबा दोनों के लिए ये प्रसिद्ध थे। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न है कि किसे मक्का का प्रस्थान द्वार कहा जाता है? ये क्वेश्चन पूछा भी गया है। तो सूरत को कहा जाता है मक्का का प्रवेश द्वार, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सूरत राइट आंसर हो जाएगा। देखिए हम्पी के वास्तु वैभव के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करें और यहाँ से आपको राइट आंसर चुन करके बताने हैं, ठीक है ना। यहाँ से आपको कोड में से राइट आंसर चुन करके बताने हैं। चलिए तो यहाँ पर देखिए आंसर मैं बता देता हूँ। पहले एक और दो दोनों यहाँ पर सही दिया गया है। अब एक एक करके आप पढ़ लीजिए। हम्पी कृष्णा तुंगभद्रा बेसिन में स्थित है, मैंने बता ही दिया था। और इसके निर्माण में किसी चूना पत्थर या किसी जोड़ने वाली मसाले का उपयोग नहीं किया गया था। तो ये दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर सही दिया गया था, ठीक है। चलिए अगला चैप्टर आ गया कि गख्खर लोग के मुखिया कमाल खान गख्खर को बादशाह अकबर ने क्या बनाया था? तो बादशाह अकबर ने क्या बनाया था फ्रेंड्स?
तो मनसबदार बनाया था, ठीक है, याद रखिएगा, मनसबदार बनाया था। चलिए उसके बाद देखिएगा कि उत्तर पश्चिम में रहने वाली शक्तिशाली जनजाति कौन सी थी। तो ये बलोच जनजाति थी उत्तर पश्चिम में, ठीक है ना, बलोच। याद रखिएगा, पश्चिम पाकिस्तान के बलूचिस्तान और ईरान के सिस्तान और बलूचिस्तान में बसने वाली एक जाति है। चलिए अगला प्रश्न है कि अकबर के प्रसिद्ध सेनापति राजा मानसिंह ने चेर लोगों पर हमला कब किया था। राजा मानसिंह ने 1591 में जो जनजाति झारखंड थी वहां पर, चेर जनजाति, वहां पर हमला किया था, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका 1591 राइट आंसर हो जाएगा। अहोम राज्य के लिए जिन लोगों से जबरन काम लिया जाता था वे क्या कहलाते थे। तो फ्रेंड्स उनको पाइक कहा जाता था। उनको क्या कहा जाता था, उनको पाइक कहा जाता था। पाइक यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। मध्यकाल के दौरान गख्खर जनजातियों के बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार करें और यहाँ से आपको राइट आंसर चुन करके फ्रेंड्स बताने हैं, ठीक है ना। चलिए अब आंसर कमेंट करिए आप लोग कि कौन सा सही है। देखिए गख्खर जनजातियों का प्रमुख कमाल खान गख्खर था बिल्कुल, जो कि अकबर के द्वारा इसे मनसबदार बनाया गया था। ये सही है, मुगल सम्राट जहांगीर द्वारा उसे मनसबदार बनाया गया, नहीं अकबर के द्वारा, तो ये गलत हो गया। तो पहला स्टेटमेंट सही है, तो केवल यहाँ पर आप देख सकते हैं केवल एक राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला हमारा चैप्टर आ गया कि ईश्वर से अनुराग। गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना पूछा गया है कब किया था। सिखों के ये 10वें और आखिरी गुरु थे। 1666 में पटना में इनका जन्म हुआ था और 1699 में इन्होंने खालसा पंथ की स्थापना किया था। चलिए उसके बाद देखिएगा कि नयनार संप्रदाय के लोग किनकी भक्ति करते थे। नयनार शिव के उपासक थे। नयनार जो थे ना ये शिव के उपासक थे और अलवार जो थे, अलवार, ये विष्णु के उपासक थे। चलिए उसके बाद देखिएगा कि 1606 ईस्वी में किस सिख गुरु को मृत्युदंड दिया गया था। 1606 में जो है मृत्युदंड किसको दिया गया था, तो जहांगीर के द्वारा मृत्युदंड दिया गया था गुरु अर्जुन देव को। सिखों के ये 5वें गुरु थे, ठीक है ना। चलिए गुरु अर्जुन देव को। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है हमारा कि संग्राम शाह की उपाधि किसने धारण किया था। संग्राम शाह की उपाधि किसने धारण किया था, तो गोंड राजा जो था अमरदास, उसी ने धारण किया था संग्राम शाह की उपाधि। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा कि मार्टिन लूथर ने बाइबल का अनुवाद किस भाषा में किया था। मार्टिन लूथर ने बाइबल का अनुवाद जो है यह किस भाषा में किया था, तो ये जर्मन भाषा में किया था, ठीक है, जर्मन भाषा में किया था। चलिए उसके बाद देखिएगा कि तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना किस भाषा में किया है, तो फ्रेंड्स इन्होंने अवधि में किया है, ठीक है ना, याद रखिएगा। चलो उसके बाद देखिए अलवार तथा नैनार संतों के बारे में कौन सा कथन सही दिया गया है। 63 नैनार और 12 अलवार संत थे, बताइए। तो ये आपका सही दिया गया है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका ये सही दिया गया है, ठीक है ना। और दिव्य प्रभुधाम में नैनार के गीत संकलित किए गए हैं। नैनार के गीत संकलित किए गए हैं, तो ये उसमें नहीं किया गया, ये तेवरम और तिरुवक्कम में किया गया है, ठीक है ना। इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। तो ये गलत दिया गया है, तो ये आपका गलत दिया गया है। तो केवल एक यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा मेरे ख्याल से। हाँ एक दिया भी गया है, ऑप्शन 1 में दिया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 है। अब प्रश्न पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कर रहा है कि सूफीवाद के ऋषि सिलसिले के बारे में। अब देखिए यहाँ पर कौन सा कथन जो है यहाँ पर सही दिया गया है। यह 15वीं और 16वीं शताब्दी के दौरान कश्मीर में फला फूला, सही है, और यह सिलसिला शेख नूरुद्दीन वली द्वारा स्थापित किया गया था, ये भी आपका सही है। तो इस प्रकार से दोनों स्टेटमेंट जो है यहाँ पर आपका सही दिया गया है, ठीक है ना। तो दोनों सही दिया गया है। तो देखिए दोनों आपका 1 और 2 में दिया गया है। चलिए अगला चैप्टर है क्षेत्रीय संस्कृति का निर्माण। दोचाला और चौचाला स्थापत्य शैली का संबंध किससे है। दोचाला और चौचाला, तो इसका संबंध बंगाल से है, ठीक है ना। मंदिरों की आकृति बंगाल की दोचाला या चौचाला छप्परदार जैसी होती थी, तो ये आपका बंगाल हो जाएगा। दोचाला का अर्थ 2 छत वाला होता था और चौचाला का अर्थ 4 छत वाला, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिएगा कि मणि प्रवालम क्या है। मणि प्रवालम क्या है, तो मणि प्रवालम जो है एक प्रकार की लेखन शैली है जो केरल में प्रचलित थी। केरल में यह एक तरह की लेखन शैली है। चलिए उसके बाद देखिए राजस्थान के संदर्भ में चरण भाट कौन लोग हैं। चारण भाट कौन लोग हैं, तो देखिए राजस्थान के संबंध में चारण भाट कहानी काव्य और गीत गाने वाले लोग होते थे, ठीक है ना। राजस्थान में विभिन्न जो जातियां थी उन्हीं की वंशावली रखने वाले लोग भाट कहलाते हैं। तो यहाँ पर ये कहानी काव्य गीत गाने वाले लोग। चलिए उसके बाद देखिएगा कि चित्रकला की बसोहली शैली का विकास किस जगह हुआ है। बसोहली शैली का विकास जो हुआ है किस जगह पर हुआ। बसोहली शैली लघु चित्रों की परंपरा में से एक लघु चित्र शैली है और हिमाचल में यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए हिमाचल प्रदेश में।
देखिए मंगल काव्य किस क्षेत्र से संबंधित साहित्यिक कृति है? तो ये बांग्ला साहित्य के मध्य युग में रचित एक विशेष प्रकार का धर्म विषयक आख्यान काव्य है। तो यहाँ पर देखिए बंगाल राइट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद देखिए 14वीं शताब्दी में ग्रंथ जो है लीला तिलकम, ठीक है ना, के बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार करिए और राइट आंसर आपको चुन करके बताना है लीला तिलकम के बारे में। चलिए अब यहाँ पर देखेंगे फ्रेंड्स, तो यह मलयालम में लिखी गई एक पहली साहित्यिक पुस्तक है जो व्याकरण और काव्य से संबंधित है। बिल्कुल यहाँ पर जो है ये आपका सही दिया गया है, ठीक है। उसके बाद देखिएगा कि इस पुस्तक की रचना मलयालम भाषा में की गई है। इस पुस्तक की रचना जो है मलयालम भाषा में की गई है, बताइए। तो ये आपकी संस्कृत में मिली है, ठीक है ना, तो ये संस्कृत में है। तो इस तरह से केवल एक यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। देखिए केवल एक यहाँ पर राइट आंसर दिया गया है, ठीक है ना। चलिए मलयालम की ये पहली साहित्यिक रचना जरूर है, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से ये संस्कृत की ऋणी है, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि जोधपुर के राजा अजीत सिंह को कहाँ की सूबेदारी मिली थी? तो फ्रेंड्स इनको कहाँ की सूबेदारी मिली थी? गुजरात की, ठीक है ना, गुजरात की, गुजरात की जो मिली थी, राइट आंसर। बंदा बहादुर को कब मार दिया गया था? बंदा बहादुर को कब मार दिया गया था? बंदा बहादुर को कब मार दिया गया था, बताइए। तो देखिए बंदा बहादुर को जो है ना, ये फर्रुखसियर के आदेश पर इसको बहुत प्रताड़ित करके मुगलों ने 1716 में मारा था। तो यहाँ पर देखिए 1716 दिया गया है। नादिर शाह ने दिल्ली पर कब आक्रमण किया था? नादिर शाह ने आक्रमण कब किया था? तो 1739 में किया था, ठीक है ना, और समय शासक मोहम्मद शाह रंगीला था। इस चीज को याद रखेंगे, ठीक है ना। नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। चलिए यही आक्रमण किया था, और जो शाहजहां का मयूर सिंहासन था जिसको तख्ते ताउस कहा जाता था, वो और कोहिनूर हीरा अपने साथ ले गया था। जाटों ने अंबर और आगरा की शैलियों की समन्वय करते हुए एक विशाल बाग भवन कहाँ बनवाया? बताइए राइट आंसर इसका। तो फ्रेंड्स ये दीग में बनवाया था, ठीक है ना, यहाँ पर दीग राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देखिएगा कि आपका सही विकल्प आपको चुनना है सिंधिया ग्वालियर। बताइए राइट है, सही है या गलत है, बताइए। बिल्कुल सही है। और गायकवाड़ बदौड़ा भोसले नागपुर, ठीक है ना, तो सभी सही है यहाँ पर। चलिए फ्रेंड्स अब हम लोग क्लास जो 7th है ना उसका एनसीईआरटी तो हमने कंप्लीट कर लिया। एनसीईआरटी हमने क्लास 7th का कंप्लीट कर लिया। अब हम लोग एससीईआरटी कंप्लीट करते हैं। कौन सा? एससीईआरटी करते हैं। एक साथ मैं आपको एनसीईआरटी और एससीईआरटी एक कक्षा का करवा दे रहा हूँ। देखिए कक्षा 7 इतिहास और ये एससीईआरटी है। देखिए बैकटपुर का शिव मंदिर किसने बनवाया है? बताइए राइट आंसर क्या होगा। तो फ्रेंड्स ये बनवाया है किसने? मानसिंह ने बनवाया है। बैकटपुर में शिवलिंग रूप में भगवान शिव के साथ माता पार्वती भी विराजमान है, और ये बनवाया है किसने? तो राइट आंसर हो जाएगा मानसिंह ने बनवाया है, ठीक है ना, मानसिंह ने बनवाया है। और इसका जीर्णोद्धार अकबर के नवरत्नों में से एक मानसिंह ने करवाया था। चलिए पांडुलिपि आमतौर पर किस पर लिखी जाती थी? पांडुलिपि किस पर लिखी जाती थी? तो ये ताड़ के पत्तों पर लिखी जाती थी, ताड़ के पत्तों पर। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा, ताड़ के पत्तों पर। चलिए उसके बाद देखिए भारत में कागज का उपयोग किस शताब्दी के आसपास हुआ था? तो फ्रेंड्स ये आपका यहाँ पर 13वीं शताब्दी दिया गया है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि सारनाथ कहाँ पर है? तो सारनाथ उत्तर प्रदेश में है, और यहीं पर भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय का निर्माण तो पाल वंश के शासक किसने करवाया था? धर्मपाल ने करवाया था। और नालंदा का कुमारगुप्त ने करवाया था, गुप्त वंश के शासक। पाल वंश का संस्थापक कौन था? पाल वंश का संस्थापक गोपाल था, ठीक है ना, गोपाल याद रखिएगा। उदंतपुरी में मठ की स्थापना गोपाल ने करवाया था, इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे, उदंतपुरी में। चलिए उसके बाद देखिए तुर्कों ने दिल्ली सल्तनत की स्थापना कब किया था? तो ये कब किया था फ्रेंड्स, बताएंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। और कुतुबुद्दीन ऐबक किसका गुलाम था, जरा आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। इसी ने किया था। कब? तो फ्रेंड्स 13वीं शताब्दी में 1206 में गुलाम वंश की स्थापना किया था इसने। प्रारंभिक तुर्क शासक किसका था? तुर्क शासक कौन था? तो फ्रेंड्स यह कुतुबुद्दीन ऐबक था। उसके बाद देखिएगा कि दिल्ली के किस सुल्तान ने नहरों का निर्माण करवाया था? नहरों का निर्माण करवाया था फिरोज शाह तुगलक ने, ठीक है ना, फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। 5 बड़ी नहर इन्होंने यमुना नदी से हिसार तक जो है यमुना नदी से निकाली थी।
चलिए उसके बाद देखिए 1580 में किसने टकसाल स्थापना किया था? तो टकसाल स्थापित किया था अकबर ने। अकबर ने किया था, ठीक है ना, टकसाल। चलिए तो यहाँ पर अकबर, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। पटना में चावल का जो बाजार था उसको किस नाम से जाना जाता था? बताइए राइट आंसर क्या होगा? तो फ्रेंड्स इसको चौहट्टा के नाम से जाना जाता था, ठीक है, चौहट्टा के नाम से। चलिए निम्न में से कौन एक तीर्थ स्थल है इसमें से? तो तिरुपति एक तीर्थ स्थल है, ये दक्षिण भारत में पड़ता है तिरुपति। यहाँ पर भगवान विष्णु का रूप वेंकटेश्वर भगवान जो है उन्हीं को समर्पित है यह मंदिर। शिव की उपासना करने वाले संतों को नैनार कहा जाता था और जो वैष्णव के थे उनको अलवार कहा जाता था। चलिए शंकराचार्य का जन्म कहाँ हुआ था? शंकराचार्य का जन्म जो है ये कहाँ पर हुआ था? तो 708 ईस्वी में कालड़ी अथवा कासल नामक ग्राम में हुआ था, ठीक है ना। और ये केरल राज्य में के एर्नाकुलम जिला में पड़ता है। तो यहाँ पर केरल राइट आंसर हो जाएगा। शंकराचार्य ने कितने मठ स्थापित किए थे? तो आदि शंकराचार्य ने 9वीं शताब्दी में भारत की चारों दिशाओं में 4 मठों की स्थापना किया था। जोशी मठ बद्रीनाथ उत्तराखंड में है, द्वारका में है, पुरी में है और श्रृंगेरी कर्नाटक में है एक, ठीक है। चलो उसके बाद देखिएगा कि क्षेत्रीय संस्कृतियों का उत्कर्ष, क्लियर ना। चलिए आप पढ़िए। विद्यापति एक प्रसिद्ध कवि थे। तो विद्यापति जो थे ये आपके मिथिला के, ठीक है ना, इनको मैथिल कोकिल भी कहा जाता है, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना किस भाषा में किया है? तो अवधि में किया है। अभी मैंने आपको बताया भी था कि इन्होंने अवधि में किया है। सूरदास किसके भक्त थे? तो भगवान कृष्ण के थे ये सूरदास। चलिए उसके बाद देखिएगा कि सर यदुनाथ सरकार थे। तो ये थोड़ा सा हटके है ये प्रश्न, तो आपको भी थोड़ा सा दिक्कत हो रहा होगा। ये भारतीय मुगल काल के इतिहास लेखन के क्षेत्र में उनका अकादमिक योगदान जो है बड़ा ही उल्लेखनीय है। तो ये एक इतिहासकार हैं। देखिए सर यदुनाथ सरकार को कब पटना कॉलेज के इतिहास विभाग के विभागाध्यक्ष बनाया गया था? 1923 में इनको बनाया गया था। प्रोफेसर सैयद हसन अस्करी का जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म सिवान जिले में हुआ है, ठीक है ना, सिवान जिले में हुआ है। यहाँ पर कट गया है ये ऑप्शन, तो इनको याद रखिएगा, इनका जन्म सिवान में हुआ है, सिवान जिले में इनका जन्म हुआ है। अब चलिए फ्रेंड्स यहाँ पर आ गया आपका क्लास 8th 6th 7th SCRT NCRT दोनों कंप्लीट हो गया। अब हम लोग क्लास 8 का पहले NCRT कवर करते हैं, ठीक है ना, NCRT, उसके बाद हम लोग SCRT कवर करेंगे। चलिए प्रश्न पढ़ेंगे, थोड़ा सा मैं जूम करता हूँ ताकि आपको और भी स्पष्ट रूप से दिखाई दे। देखिए राष्ट्रीय संग्रहालय और राष्ट्रीय अभिलेखागार कहाँ पर स्थित है? चलिए बताएंगे, सभी लोग आंसर कमेंट करते चलिए, आंसर कमेंट करिए, हारिए मत, बड़ा ही इंपॉर्टेंट सेशन हम लोग कवर कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स यह आपका दिल्ली में है, ठीक है ना, कहाँ पर है? दिल्ली में है, याद रखिएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो फ्रेंड्स इसको लिखा है जेम्स मिल ने। चलिए उसके बाद देखिएगा कि भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? भारत के प्रथम गवर्नर जनरल, तो ये लॉर्ड विलियम बेंटिंग था, ठीक है ना, पहला गवर्नर जनरल था ये, ठीक है। और ये आपका आखिरी वायसराय कौन था? बताइए, आप लोग कमेंट करिएगा, ठीक है ना। चलिए भारत में पहली जो है क्रांति कब हुई थी? तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है, बताइए। 1857 में, 1857 राइट आंसर होगा, ठीक है ना फ्रेंड्स। चलिए वारेन हेस्टिंग प्रथम गवर्नर जनरल कब बना था? तो ये बना था 1773 में। कब बना था फ्रेंड्स? तो याद रखिएगा 1773 में बना था, ठीक है ना, 1773 में भारत का गवर्नर जनरल बना था। और उसने जो दोहरी प्रणाली थी उसको समाप्त भी किया था 1784 में कलकत्ता में विलियम जोन्स के साथ। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की भी स्थापना किया था विलियम जोन्स ने, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, ठीक है ना फ्रेंड्स। चलिए देखिए महत्वपूर्ण दस्तावेजों को बचा करके रखने की जगह को क्या कहते हैं? बताइए। तो जिस जगह पर ऐतिहासिक दस्तावेज रखे जाते हैं उनको अभिलेखागार कहा जाता है। देखिए रॉबर्ट क्लाइव ने किसे हिंदुस्तान के नक्शे को तैयार करने का काम सौंपा था? बताइए। तो जेम्स रेनल से, ठीक है ना, जेम्स रेनल से। तो यहाँ पर देखिए जेम्स रेनल दिया भी गया है, इसी से इसने जो है आपका हिंदुस्तान का नक्शा बनाने को कहा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न है हमारा कि इतिहास को कितने कालों में विभाजित किया गया है? इतिहास को प्रायः 3 कालखंडों में बांटा गया है, एक तो प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे
कि भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार कब बनाया गया था? तो फ्रेंड्स ये बनाया गया था कब? भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार, इसकी स्थापना 11 मार्च 1891 में कोलकाता में हुई थी, ठीक है ना, इंपेरियल रिकॉर्ड विभाग के रूप में। और 1911 में कलकत्ता से दिल्ली के लिए राजधानी का स्थानांतरण के बाद भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार के इस वर्तमान जो भवन है अभी 1926 में इसका निर्माण किया गया था। ब्रिटिश भारत का अंतिम वायसराय आ गया, अंतिम वायसराय तो ये लॉर्ड माउंटबेटन था, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिएगा, लॉर्ड माउंटबेटन था और स्वतंत्रता के बाद वह स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल भी था। और भारत के भारतीय गवर्नर जनरल प्रथम और अंतिम राजगोपालाचारी थे, ठीक है ना। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया कृति के बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। इसकी रचना जेम्स मिल ने किया है। तो अभी मैंने आपको बताया भी था इस क्वेश्चन के बारे में, हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया इसको लिखा है किसने? तो जेम्स मिल ने लिखा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक तो सही हो गया, ठीक है। उसके बाद दूसरा कह रहा है कि इस पुस्तक में उन्होंने भारत के इतिहास को 3 भागों में विभाजित किया है। बताइए दूसरा स्टेटमेंट सही है या फिर गलत दिया गया है, बताइए। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन दिया गया है, दोनों सही दिया गया है। ऑप्शन 3 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 11। हाँ ठीक है, चलिए चलिए अगला चैप्टर आ गया हमारा कि कोलकाता का पुराना नाम क्या था। तो इसका पुराना नाम कलकत्ता था। नवाब मुर्शीद कुली खान जो था ये कहाँ का नवाब था? नवाब मुर्शीद कुली खान जो था ये कहाँ का नवाब था? तो फ्रेंड्स ये नवाब था बंगाल का, ठीक है ना, बंगाल का नवाब था मुर्शीद कुली खान। याद रखिएगा इसने अपनी राजधानी को ढाका से मुर्शिदाबाद स्थानांतरित किया था, इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि 1757 ईस्वी में अंग्रेजी शासक कौन था? बताइए। तो रॉबर्ट क्लाइव था, ठीक है ना। बक्सर की लड़ाई कब हुई थी? बक्सर की लड़ाई हुई थी कब? तो फ्रेंड्स 1764 में हुई थी, ठीक है ना। इसमें जो है आपको एक तरफ अंग्रेज थे, दूसरी तरफ मीर कासिम, अवध के नवाब सुजाउद्दौला और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय थे, ठीक है। फिर भी अंग्रेज जीत गए थे। इसमें अंग्रेजी सेना का नेतृत्व हेक्टर मुनरो कर रहा था। चलिए बक्सर की लड़ाई में कौन हारा था? तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? मीर कासिम हार गया था। प्रथम अंग्रेजी कारखाना हुगली नदी के तट पर कब स्थापित की गई थी? तो पहली अंग्रेजी कारखाना 1651 में बंगाल के हुगली नदी के किनारे स्थापित किया गया था, ठीक है ना। तो यहाँ पर 1651 राइट आंसर हो जाएगा। भारत के समुद्री मार्ग की खोज कब हुई थी? वास्को डिगामा ने किया था, 1498 में वह भारत पहुंचा था, ठीक है। चलिए विलय नीति किसने चलाई थी? हड़प नीति डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स डलहौजी ने चलाया था, डलहौजी ने चलाया था, ठीक है ना। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, डलहौजी राइट आंसर हो जाएगा। व्यापगत का सिद्धांत भी इसको कहा जाता है। अलीवर्दी खां की मृत्यु के बाद बंगाल का नवाब कौन बना? अलीवर्दी खां के मरने के बाद नवाब बनता है सिराजुद्दौला, ठीक है ना। पलासी का युद्ध आपको याद होगा, सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच हुआ था 1757 में। अंग्रेज जीते थे, अंग्रेजी सेना का नेतृत्व रॉबर्ट क्लाइव कर रहा था। चलिए रॉबर्ट क्लाइव ने कब आत्महत्या कर लिया था? बताइए। तो 1774 में कर लिया था, ठीक है ना। तो कथित तौर पर 1774। उसके बाद देखिए फोर्ट सेंट जॉर्ज और फोर्ट विलियम को उनके संबंध बस्तियों से चिन्हित करें। फोर्ट सेंट जॉर्ज और फोर्ट विलियम। फोर्ट विलियम तो आपको पता है कि कलकत्ता में है, फोर्ट सेंट जॉर्ज बताइए कहाँ पर है, बताइए। तो फ्रेंड्स ये मद्रास में है और कलकत्ता राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि मैसूर राज्य के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? सत्य यहाँ पर नहीं है, ये आपसे पूछा जा रहा है। बताइए एक एक करके सभी को मैं आपको बता रहा हूँ और बताइए इसमें से कौन सा सही नहीं है। तो देखिए चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद मैसूर के एक बड़े भाग को अंग्रेजों ने अपने राज्य में मिला लिया, बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो देखिए टीपू का जो राज्य क्षेत्र था, चौथा जो आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था उसमें टीपू सुल्तान मारा गया था। तो उसको ब्रिटिश और हैदराबाद के निजाम के बीच विभाजित किया गया था। और मैसूर के नए शासक के साथ अंग्रेजों ने एक नई सहायक संधि पर हस्ताक्षर भी किया था। तो यहाँ पर देखिए सहायक संधि मैसूर ने ब्रिटिश के साथ एक सहायक संधि किया था और ब्रिटिश रेजिडेंट को मैसूर दरबार में तैनात कर दिया गया था। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि एक और दो दोनों राइट आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए
उसके बाद देखिएगा अगला चैप्टर आ गया हमारा कि ब्रिटेन के प्रसिद्ध कवि और कलाकार कौन थे, बताइएगा राइट आंसर। तो फ्रेंड्स ये आपकी विलियम मॉरिस थे। कौन थे? विलियम मॉरिस। ठीक है, यह एक कपड़ा डिजाइनर, कवि, कलाकार, ये सब था। चलिए उसके बाद देखिएगा कि नील की खेती की दो मुख्य तरीका कौन सा था, नील की खेती का। तो नील की खेती का दो मुख्य तरीका जो था यहाँ पर आपका दिया गया है, निजी भी था और रैयती भी था। ठीक है ना, ऑप्शन 3 राइट आंसर हो जाएगा। जबरन खेती में कौन सी फसलें आती थी? तो जबरन खेती में आपका इनमें से सभी आ जाएगा। मॉरिस कॉटन की छपाई कहाँ पर होती थी? मॉरिस कॉटन की छपाई कहाँ पर होती थी? तो फ्रेंड्स ये इंग्लैंड में होती थी। ठीक है ना, इंग्लैंड में होती थी मॉरिस कॉटन की छपाई। चलो उसके बाद देखिए गांव के मुखिया से भू राजस्व लेना क्या कहलाता था? तो फ्रेंड्स इसको महालवाड़ी कहा जाता था। ठीक है ना, महालवाड़ी कहा जाता था। महालवाड़ी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महालवाड़ी को कब लागू किया गया था? महालवाड़ी प्रणाली को लागू कब किया गया था? 1822 में हॉल्ट मैकेंजी के द्वारा इसको पेश किया गया था। ठीक है ना, हॉल्ट मैकेंजी नाम याद रखेंगे, प्रश्न बनता है। रैयतों को कम करने से कम कितने प्रतिशत भूमि पर नील उगाना पड़ता था, बताइए। तो ये 25% यहाँ पर हो जाएगा राइट आंसर इसका। ठीक है, चलिए 25%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न है हमारा कि भारत में किस प्रदेश में 1770 में भयंकर अकाल पड़ा था? भयंकर अकाल पड़ा था बंगाल में। कहाँ पर? बंगाल में पड़ा था, बंगाल में, याद रखिएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम कहाँ पर हुई थी? तो औद्योगिक क्रांति हुई थी इंग्लैंड में, क्योंकि इंग्लैंड में कच्चे मालों और उपनिवेशों की, ये उपनिवेश का जो कच्चे माल था इसकी अधिकता थी। तो यहाँ पर इंग्लैंड राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रांस ने अपने उपनिवेशों से दास प्रथा कब समाप्त किया था? तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा आपका 1794 में। ठीक है ना, 1794 में। चलिए उसके बाद देखिएगा कि मद्रास में रैयतवाड़ी प्रणाली की शुरुआत के लिए मुख्य रूप से कौन जिम्मेदार है? तो रैयतवाड़ी के लिए आपका जिम्मेदार कौन सा है, बताइए। थॉमस मुनरो है। थॉमस मुनरो याद रखिएगा, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। थॉमस मुनरो और कैप्टन रीड का नाम आपने सुना होगा, अलेक्जेंडर रीड। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट हमारा चैप्टर आ गया मध्य भारत में बस्तर विद्रोह कब हुआ था? बस्तर विद्रोह कब हुआ था? चलिए बताएंगे। मध्य भारत में बस्तर विद्रोह जो हुआ था ये आपका 1910 में हुआ था। ठीक है ना, बस्तर विद्रोह 1910 में हुआ था। याद रखेंगे इसका नेतृत्व मुख्य रूप से एक आदिवासी नेता गुंडाधुर और साथ ही राजा के एक दीवान करेंद्र सिंह ने किया था। चलिए बिरसा मुंडा कहाँ के निवासी थे? तो ये आपके छोटा नागपुर यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इनका जन्म पूछा गया है, बिरसा मुंडा का जन्म कब हुआ था? 1876 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलो उसके बाद देखिएगा कि मुंडा विद्रोह के बारे में निम्न कथन पर विचार करें और गलत कथनों को चिन्हित करना है। गलत कथन को इसमें से आपको चिन्हित करना है। ठीक है ना, इसमें से आपको गलत कथन को चिन्हित करना है। चलिए बताइएगा राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। सभी लोग आंसर कर पढ़िए और राइट आंसर बताइए। तो यहाँ पर देखिएगा कि पूर्ववर्ती, यहाँ पर बंगाल के दक्षिण रांची क्षेत्र में मुंडा विद्रोह हुआ था, बताइए। दक्षिण क्षेत्र में मुंडा विद्रोह बिहार के दक्षिण क्षेत्र में, ठीक है ना, जो कि अब आपका झारखंड में पड़ता है, वहाँ पर हुआ था। तो यहाँ पर ये आपका पूछा गया है कि कौन सा इसमें से क्या है, गलत है। तो ये गलत हो गया। यह 1899 1900 में हुआ था, सही है। और उन्होंने नए धर्म की स्थापना की जिसे वीरसाइद कहा जाता है, यह भी एक सही दिया गया है। ठीक है ना, तो पूछा गया कि गलत कौन सा था, तो ये पहला आपका गलत है। उन्होंने एक नए धर्म की स्थापना की जिसे वीरसाइद कहा जाता था, तो मैंने बता ही दिया, आपका केवल एक यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, जो कि गलत है। झूम खेती किसे कहा जाता है? तो झूम खेती किसको कहा जाता है, बताइए। स्थानांतरित कृषि को कहा जाता है। ठीक है ना, चलिए मुंडा जनजाति समूह कहाँ पर है? तो ये छोटा नागपुर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 19वीं शताब्दी और 20वीं शताब्दी के दौरान देश के विभिन्न भागों में जनजातीय समूहों ने बदलते कानूनों, अपने बहाव पर लगी पाबंदियों, नए करों और व्यापारियों और महाजनों द्वारा किए जा रहे शोषण के खिलाफ कई बार विद्रोह किए। ऐसे विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्रम सही दिया गया है? चलिए बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। विद्रोह का अगर हम कालानुक्रम बात करते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे कोल विद्रोह, संथाल विद्रोह, बस्तर विद्रोह और वर्ली विद्रोह। कोल विद्रोह 31-32-1800, ठीक है, 1831-32, संथाल 1855-56, बस्तर 1910 और वर्ली विद्रोह 1945 से 47। तो ये वाला क्रम सही है। सीधू कानू के नेतृत्व में हुआ था संथाल विद्रोह, ये चीज़ आप याद रखिएगा। ठीक है ना, देखिए कुछ समय के लिए बिना खेती छोड़ दी जाने वाली ज़मीन को क्या कहा जाता है? तो फ्रेंड्स उनको कहा जाता है परती। ठीक है ना, भील जनजाति किस राज्य में निवास करती है?
भील जनजाति जो है यह राजस्थान में भी है, मध्य प्रदेश में भी है। तो इस तरह का आपका आंसर 1 से अधिक पर आप लगा सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, चलिए देखिए मध्य प्रदेश के जो घुमंतू लोग हैं उनको किस नाम से जाना जाता है, मध्य प्रदेश के घुमंतू लोग को किस नाम से जाना जाता है, तो इनको बीवर के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए बीवर दिया गया है, इस चीज़ को आप याद रखेंगे। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा घुमंतू खेती को, ठीक है ना, घुमंतू खेती जो है ना उसको पूछा गया है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि गुज्जर, ये आपका बताना है यहाँ से कौन सही है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देख लीजिएगा सही कौन सा है, तो सभी दिया गया है, गुज्जर, पंजाब, लबादी, आंध्र प्रदेश, गद्दी, कुल्लू, बकरवाल, कश्मीर, ठीक है। तो यहाँ पर आपका 11 का 4 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि मई 1857 का विद्रोह कहाँ से शुरू हुआ था, तो ये आपको भी याद होगा कहाँ से हुआ था, तो मेरठ से हुआ था, ठीक है। मंगल पांडे कौन थे, मंगल पांडे स्वतंत्रता सेनानी थे, ठीक है ना। तो और यहाँ पर ये आपके युवा सिपाही हो जाएगा, क्लियर ना। चलिए 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या था, 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था, तो यहाँ पर देखिए सैनिकों द्वारा चर्बी युक्त कारतूस की आपूर्ति, तो ये वाला स्टेटमेंट सही दिया गया है, धार्मिक भावना को उनको ठेस पहुंचती थी। चलिए अगला प्रश्न करेंगे कि बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीर कुंवर सिंह ने किया था, ठीक है ना। 1856 में गवर्नर जनरल कौन था, तो फ्रेंड्स ये 1856 में लॉर्ड डलहौजी था। मंगल पांडे को फांसी कब दी गई थी, मंगल पांडे को फांसी दी गई थी 8 अप्रैल 1857 को, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कब हुई थी, तो 1858 में इनकी मृत्यु हुई थी। चलिए झांसी की रानी, 1857 में दिल्ली का सम्राट कौन था, तो बहादुर शाह जफर थे। 1857 क्रांति के बाद इनको रंगून निर्वासित किया गया था। बहादुर शाह जफर को बंदी बना करके कहाँ भेजा गया था, रंगून में, जहाँ पर उनकी वहीं पर मृत्यु हो जाती है। देखिए पेशवा बाजीराव के दत्तक पुत्र का नाम क्या था, तो ये आपका नाना साहब थे, ठीक है ना। यहाँ पर ऑप्शन 4 राइट आंसर हो जाएगा, नाना साहब। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे, और नाना साहब जो हैं इन्होंने कानपुर में विद्रोह का नेतृत्व किया था। देखिए ब्रिटिश इंडियन होम आर्मी में चर्बी लुक कारतूस वाली नई एनफील्ड राइफल को कब से उपयोग किया जाना शुरू हुआ था, ये क्वेश्चन बीपीएससी ऑलरेडी पूछ चुका है। तो ये क्या था आपका जनवरी 1857 से, ठीक है ना फ्रेंड्स। चलिए उसके बाद नेक्स्ट हमारा चैप्टर है कि 1850 के दशक में किसे दुनिया का कारखाना कहा जाता था, तो ये इंग्लैंड को कहा जाता था। चलिए उसके बाद देखिए जामदानी बुनाई के सबसे महत्वपूर्ण केंद्र थे, जामदानी बुनाई के सबसे महत्वपूर्ण केंद्र आपका ढाका, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए 1882 में किन देशों ने त्रिराष्ट्रीय मैत्री संधि यानी कि ट्रिपल अलायंस का गठन किया था, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, तो फ्रेंड्स ये जर्मनी, ऑस्ट्रिया और इटली ने किया था, ठीक है ना। जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी और इटली ने किया था। तो यहाँ पर आपका जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, इटली, ये वाला सही होगा, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी कहाँ स्थित है, तो राइट आंसर इसका क्या होगा फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स ये जमशेदपुर में है, ठीक है ना, जमशेदपुर में है, टिस्को। चलिए उसके बाद देखिएगा कि धातु को गलाने से उत्पन्न होने वाला कचरा क्या कहलाता है, तो फ्रेंड्स इसको धातुमल कहा जाता है, ठीक है ना, धातुमल कहा जाता है। उसके बाद देखिए धौंकनी होता था, नहीं छौंकनी होना चाहिए ना, छौंकनी, क्या होना चाहिए, छौंकनी हवा में फूकने वाला यंत्र होता था, हवा में फूकने वाला यंत्र, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिए विद्युत चुंबकत्व का आविष्कार किसने किया था, ये कहाँ से आ गया प्रश्न, बताइए राइट आंसर, ये आप कमेंट करके बताइए, ठीक है ना। चलिए किनकी तलवार पर कुरान की आयतें लिखी हुई थी,
तो ये टीपू सुल्तान के, ठीक है ना। इसको शेरे मैसूर कहा जाता है, याद रखिएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि भारत में पहली सूती कपड़ा मिल कहाँ स्थापित की गई थी। तो मुंबई में स्थापित किया गया था। इसकी स्थापना हुई थी 1853 में। कासव जी नाना भाई डाबर ने किया था, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बम्बई हो जाएगा। देखिए औरंग मध्यकालीन भारत के लिए प्रयुक्त होने वाला एक शब्द था। तो ये गोदाम के लिए एक फारसी शब्द था औरंग। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका गोदाम, जहाँ माल एकत्र किया जाता था। चलिए अगला चैप्टर है कि 1783 में किसे सुप्रीम कोर्ट में जूनियर जज के पद पर तैनात किया गया था। तो 1783 में विलियम जोन्स को किया गया था। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किया है विलियम जोन्स ने, याद रखेंगे। चलिए सीखने के स्थान को अरबी भाषा में क्या कहा जाता है। सीखने के स्थान को अरबी भाषा में क्या कहा जाता है, तो इसको मदरसा कहा जाता है। बनारस हिंदू कॉलेज की स्थापना कब हुई थी, बताइए। बनारस हिंदू कॉलेज की स्थापना 1791 में, ठीक है ना। 1791 में बनारस हिंदू कॉलेज की स्थापना जोनाथन आपका डंकन एवं लॉर्ड कॉर्नवालिस के प्रयास से हुआ था। और 1916 में मदन मोहन मालवीय जी ने एनी बेसेंट के साथ मिलकर के इसका स्थापना किया था, ठीक है। तो यहाँ पर 1791 हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए एशिया की भाषा और संस्कृति का गहन ज्ञान रखने वाले लोग को कहा जाता था। तो इसको प्राच्यवादी, ठीक है ना, प्राच्यवादी। चलिए रविन्द्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन जो है किस वर्ष शुरू किया था। शांति निकेतन इन्होंने 1901 में शांति निकेतन इन्होंने स्टार्ट किया था, ठीक है, याद रखिएगा। शांति निकेतन नामक संस्था की स्थापना कहाँ की गई है। तो फ्रेंड्स ये बंगाल में है। बंगाल में एक बोलपुर जगह है, वहीं पर यह पड़ता है। तो यहाँ कलकत्ता दिया गया है। अंग्रेजी शिक्षा ने हमें गुलाम बना दिया, यह कथन किसका है। तो यह कथन महात्मा गांधी जी का है, ठीक है ना, महात्मा गांधी जी का राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 1854 के वुड के नीति पत्र को और किस नाम से जाना जाता है। वुड डिस्पैच के नाम से जाना जाता है। और भारतीय शिक्षा में इसको मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। इस चीज़ को आप याद रखिएगा, लॉर्ड डलहौजी के समय में इसको लागू किया गया था। चलिए वो व्यक्ति जो कई भाषाओं को जानकार और विद्यार्थी होता है क्या कहलाता है, कई भाषाओं का। तो उसको क्या कहा जाएगा, उसको कहा जाएगा फ्रेंड्स भाषाविद कहा जाएगा, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिएगा अगला प्रश्न, किनका मानना था कि सृजनात्मक शिक्षा को केवल प्राकृतिक परिवेश में ही प्रोत्साहित किया जा सकता है। तो ये रविन्द्रनाथ टैगोर का मानना है। चलिए वेद समाज की स्थापना 1864 में कहाँ हुई थी। वेद समाज की स्थापना किसने किया है, केशव चंद्र सेन और के श्रीधरलू नायडू ने मद्रास में 1864 में किया था। तो यहाँ पर मद्रास राइट आंसर हो जाएगा। राजा राम मोहन राय की मृत्यु ब्रिस्टल में हुई थी, यूनाइटेड किंगडम में। कब हुई थी, तो फ्रेंड्स राइट आंसर इसका हो जाएगा 1833 में हुई थी, ठीक है। और इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना किया था, ये चीज़ आपको भी पता होगा। चलिए उसके बाद देखिए राजा राम मोहन राय के बारे में ही है कि सती प्रथा पर रोक कब लगवाया था। तो विलियम बेंटिक के सहयोग से, मतलब विलियम बेंटिक ने राजा राम मोहन राय के सहयोग से लगाया था। और देखिए फ्रेंड्स ये लगाया था 1829 में। और राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है, इस चीज़ को याद रखिएगा। 1828 में इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना किया था। चलिए ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय। विधवा विवाह की अनुमति का कानून किसके प्रयास से पास हुआ था। तो ये ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयास से। 1856 में हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम से विधवा विवाह को वैध घोषित किया गया था, ठीक है ना फ्रेंड्स, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विधवा विवाह की अनुमति का कानून कब पास हुआ। तो अभी मैंने बताया था 1856 में। चलिए उसके बाद आर्य समाज के संस्थापक, आर्य समाज की स्थापना 1875 में दयानंद सरस्वती ने किया था, ठीक है ना। 1875 में बम्बई में दयानंद सरस्वती ने किया था। सतनामी आंदोलन किसने चलाया था। तो सतनामी आंदोलन छत्तीसगढ़ में चलाया था गुरु घासीदास ने, ठीक है ना। चलिए सत्यशोधक समाज नामक जो संगठन है, तो ज्योतिबा फुले ने किया है सत्यशोधक समाज की स्थापना। ज्योतिबा राव फुले यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 1873 में। देखिए केरल में निम्न जाति के लोगों का आंदोलन किसने चलाया था। तो फ्रेंड्स यह श्री गुरु नारायण गुरु ने चलाया था, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिएगा कि स्त्री पुरुष तुलना नामक पुस्तक जो पुरुषों और महिलाओं के बीच सामाजिक मतभेदों की आलोचना पर आधारित है, निम्नलिखित में से किस विद्वान के द्वारा लिखी गई है।
तो ये लिखा गया है किसके द्वारा? ताराबाई शिंदे के द्वारा, ठीक है ना, ताराबाई शिंदे के द्वारा, याद रखिएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि राजा राम मोहन राय के बारे में कौन सा कथन सत्य है। आत्मीय सभा की स्थापना किया था और आत्मीय सभा का नाम बदल करके ब्रह्म समाज रखा गया। बताइए राइट आंसर क्या होगा इसका, बताइए करेक्ट आंसर इसका क्या होगा। तो दोनों सही दिया गया है, ठीक है ना। तो आइए यहाँ पर देखते हैं, तो एक और दो दोनों राइट होगा। चलिए भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी कब दी गई थी? चलिए सभी लोग बताएंगे। तो इनको फांसी दी गई थी 23 मार्च 1931 को, ठीक है ना। चलिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में एओ होम ने किया था। सब कुछ मैंने मॉडर्न हिस्ट्री में कवर कराया हुआ है। चलिए जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुई थी और कहाँ पर? अमृतसर में। असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को स्टार्ट हुआ था। साइमन कमीशन भारत पहुंचा था 3 फरवरी 1928 को, बॉम्बे पहुंचा था। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? तो ये आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन 6 अप्रैल 1930 को स्टार्ट हुआ था। हम शहीद दिवस क्यों मनाते हैं, बता दीजिए। भगत सिंह की जयंती, गलत है। क्रांतिकारियों को श्रद्धांजलि देने के लिए, बिल्कुल सही है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 23 मार्च को शहीद दिवस मनाया जाता है और इसी दिन भगत सिंह, सुखदेव, इन लोगों को आपको फांसी भी दी गई थी। मैंने आपको बताया भी था 23 मार्च 1931 को। चलिए तो मेनली हम क्रांतिकारियों को श्रद्धांजलि देते हैं, प्रतीक के रूप में नहीं मनाते हैं, तो इस चीज़ को आप ध्यान रख लीजिएगा। जलियांवाला बाग हत्याकांड को अमृतसर नरसंहार के रूप में जाना जाता है। रूस की क्रांति, विश्व इतिहास भी मैंने कवर कराया हुआ है, जाकर के देखिए, ठीक है ना। रूस की क्रांति 1917 में हुई थी। चलिए स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल भारतीय पूछा गया है, तो भारतीय कौन थे? सी राजगोपालाचारी थे। चलिए बंगाल का विभाजन, तो लॉर्ड कर्जन के समय 1905 में हुआ था। स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह नारा किसने दिया है? तो ये बाल गंगाधर तिलक का है। चलिए निम्नलिखित में से किस एक आंदोलन ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विभाजन में योगदान किया, जिसके परिणाम स्वरूप नरमपंथी और चरमपंथी का उदय हुआ था? तो ये दरअसल स्वदेशी आंदोलन के चलाने को लेकर के तरीका जो था उस पर मतभेद हो गया था, जिसके बाद 1907 में सूरत जो अधिवेशन हुआ था उसमें नरम दल और गरम दल में कांग्रेस विभाजित हो गई थी। उसके बाद देखिए अनुशीलन समिति का मुख्यालय कहाँ पर है? अनुशीलन समिति का मुख्यालय बताइए कहाँ पर है? राइट आंसर इसका क्या होगा? तो फ्रेंड्स ये आपका यहाँ पर कोलकाता राइट आंसर हो जाएगा, अनुशीलन समिति, ठीक है ना। चलिए अनुशीलन समिति 1902 में बारिंद्र घोष, जतेंद्र बनर्जी और प्रमोथा मित्र के द्वारा किया गया था। चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न करेंगे कि व्यक्तिगत सत्याग्रह गांधी जी के द्वारा स्टार्ट किया गया था। पहले सत्याग्रही विनोबा भावे थे, दूसरे सत्याग्रही पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, तीसरे सत्याग्रही ब्रह्मदत्त थे। इस चीज़ को याद रखिएगा। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा व्यक्तिगत सत्याग्रह स्वतंत्रता पाने के लिए नहीं था, बल्कि भाषण के अधिकार के मजबूती के लिए था, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि स्वतंत्र भारत को स्वतंत्रता कब मिली थी, तो ये सभी क्वेश्चन क्या कराना पड़ेगा क्या? चलिए 15 अगस्त 1947 को भारत का संविधान लागू हुआ, 26 जनवरी 1950 को, ठीक है ना। चलिए भारतीय संविधान का जनक किसे माना जाता है? तो बाबा साहब अम्बेडकर को माना जाता है। योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो ये आपकी स्थापना योजना आयोग की हुई थी कब? 50 में, और उसके स्थान पर अब नीति आयोग की स्थापना कर दी गई है। महात्मा गांधी की हत्या 30 जनवरी 1948 को की गई थी। 1956 में दूसरी पंचवर्षीय योजना किस पर केंद्रित थी? दूसरी पंचवर्षीय योजना किस पर केंद्रित थी? चलिए बताइएगा। 56 से लेकर के 61 तक चली थी, 1956 से 61 तक, ठीक है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो फ्रेंड्स यह भारी उद्योग यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए कृषि जैसे विषय किस सूची में आते हैं? तो कृषि आता है आपके राज्य सूची के अंतर्गत, ठीक है। कृषि आता है आपका राज्य सूची में आता है कृषि, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न है हमारा कि मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? भीमराव अम्बेडकर थे, ठीक है ना, ड्राफ्टिंग कमेटी के। आंध्र प्रदेश अस्तित्व में कब आया था? भाषाई आधार पर गठित यह पहला राज्य था 1956 में। भारत का मूल संविधान किसके द्वारा हस्तलिखित किया गया है? तो फ्रेंड्स यह प्रेम बिहारी नारायण रायजादा के द्वारा, ठीक है ना। चलिए भारत का मूल संविधान हस्तलिखित किया गया हाथ से। चलिए उसके बाद देखिएगा कि 1956 में यूगोस्लाविया के ब्रियोनी में गुटनिरपेक्ष आंदोलन के संस्थापकों में से कौन शामिल नहीं था? तो इसमें नेहरू, उसके बाद मार्शल टिट्टो,
कर्नल नासिर ये लोग थे, सुहार्तो इसमें नहीं थे। ठीक है ना फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी राइट आंसर हो जाएगा, ये सम्मिलित नहीं थे। चलिए उसके बाद देखिए अगला चैप्टर आ गया हमारा। अब मतलब हम लोग एससीईआरटी के क्वेश्चन को कवर करेंगे। ठीक है ना, एनसीईआरटी कंप्लीट हो गया। यहाँ पर आप देख सकते हैं कक्षा 8 पहला अध्याय आ गया कि पुनर्जागरण आंदोलन की शुरुआत कहाँ हुआ था। चलिए सभी लोग बताइएगा कि पुनर्जागरण आंदोलन की शुरुआत कहाँ पर हुआ था। तो ये इटली के फ्लोरेंस नगर से हुई थी। कहाँ से? इटली के फ्लोरेंस नगर से। इस चीज़ को आप याद रखिएगा, इटली के फ्लोरेंस नगर से। ठीक है ना फ्रेंड्स, इटली के फ्लोरेंस नगर से। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे, इटली राइट आंसर हो जाएगा। यूरोप से भारत तक समुद्री मार्ग का खोज किसने किया था? तो ये वास्को डिगामा ने किया था। किसने किया था? वास्को डिगामा ने किया था। 1498 में यह भारत पहुंचा था। हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया पुस्तक, तो अभी मैंने आपको बताया था जेम्स मिल ने इसको लिखा है। किसने लिखा है? जेम्स मिल ने इसको लिखा है। ठीक है ना, चलिए जेम्स मिल ने इसको लिखा है। चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन कर लेंगे, एक मिनट रुक जाइए। हाँ चलिए, मतलब दूसरा चैप्टर आ गया, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? चलिए बताएंगे सभी लोग, आंसर कमेंट करिए कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना सन 1600 ईस्वी में हुई थी। ठीक है ना, तो इस तरह से इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1600 ईस्वी। ऑप्शन नंबर यहाँ पर 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 में हुई थी। चलिए उसके बाद देखिए टीपू सुल्तान किसका पुत्र था? तो ये हैदर अली का पुत्र था। ठीक है, और चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध में मारा गया था। पलासी का असली नाम क्या था? पलासी का असली नाम क्या था बताइए? पलासी का असली नाम था फलासी। ठीक है ना, पलासी का असली नाम फलासी था। पलास जो था ये बंगाली भाषा का शब्द है, मतलब ये बंगाल में पड़ता है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। पलासी की युद्ध 23 जून 1757, आपको याद भी होगा। तो ये आपका फलासी हो जाएगा। ऑप्शन 3 यहाँ पर राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए ग्रामीण जीवन और समाज, इनमें से कौन सा फसल नगदी फसल है? तो तंबाकू, गन्ना, नील, मेरे ख्याल से उपरोक्त में से एक से अधिक राइट आंसर होना चाहिए। चलिए नील दर्पण के लेखक कौन है? नील दर्पण को किसने लिखा है? दीनबंधु मित्र की है। चलिए तीन कठिया प्रणाली किससे संबंधित है? तीन कठिया प्रणाली यानी कि आपका 20 कट्ठा में 3 कट्ठा पर नील की खेती अनिवार्य था। तो ये नील की खेती से चंपारण में ये था, और गांधी जी ने इसी को समाप्त करने के लिए 1917 में चंपारण सत्याग्रह चलाया था। चलिए एक मिनट रुक जाइए, आते हैं कहाँ पर है, और नीचे आइए। चलिए एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट रुक जाइए। हाँ, ये तीन कटिया प्रणाली, नील की खेती। ठीक है ना फ्रेंड्स, चलिए अगला प्रश्न है कि जनजातीय समाज के लोग आम भाषा में क्या कहलाते थे? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? तो फ्रेंड्स इनको कहा जाता था आदिवासी। ठीक है ना, चलिए वन विभाग की स्थापना कब किया गया था? वन विभाग की स्थापना जो है कब किया गया था? 1864 के दौरान। ठीक है ना, वन विभाग की स्थापना किया गया था 1864 में। और 1866 में एक जर्मन वन अधिकारी डॉक्टर डेट्रिस बैंडिस को वन महानिरीक्षक नियुक्त किया गया था। चलिए, और ब्रिटिशों को 1865 भारतीय वन अधिनियम बनाने में मदद भी किया था उसने। चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न है हमारा कि 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में सबसे बड़ी पाई जाने वाली जनजाति, तो ये भील जनजाति है। ठीक है ना फ्रेंड्स, चलिए बिरसा मुंडा का जन्म कहाँ पर हुआ था? कब हुआ था ये पूछा गया है। बिरसा मुंडा का जन्म पूछा गया है, तो 15 नवंबर 1875 को। चलिए उसके बाद देखिएगा कि एलिजाबेथ कहाँ की महारानी थी? तो एलिजाबेथ इंग्लैंड की महारानी थी। ठीक है ना, भारत में सूती कपड़ा उद्योग का मुख्य केंद्र कहाँ पर था? तो मुख्य केंद्र था आपका गुजरात में सूती कपड़ा का। ठीक है, चलिए टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना, अब यहाँ पर मैं वर्ष आपको बता दे रहा हूँ क्योंकि सब कुछ हम लोग यहाँ पर कवर कर रहे हैं। ठीक है ना, 1907 में हुआ था, और इसकी स्थापना 1907 में हुआ था, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना। चलिए उसके बाद देखिएगा कि दीकू किसे कहा जाता है? दीकू किसे कहा जाता है? दीकू जो है यह गैर आदिवासी को दीकू कहा जाता है। ठीक है ना, गैर आदिवासी को, साहूकार को दीकू कहा जाता था ब्रिटिश काल में। चलिए अंग्रेजी शासन के खिलाफ संघर्ष चैप्टर का नाम है, और यहाँ पर प्रश्न पड़ेंगे निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत में ब्रिटिश ताज प्रत्यक्ष शासन में आया? प्रत्यक्ष शासन में आया था ये 1858 में। 1858 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, 1858 में। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का नियंत्रण महारानी विक्टोरिया के ताज में स्थानांतरित किया गया था।
देखिए भारतीय स्वतंत्रता के प्रथम संग्राम के रूप में मनाया जाता है, तो ये 1857 का विद्रोह है। चलिए, मंगल पांडे को खालिस्तान दिया गया, को बैरकपुर में ब्रिटिश अधिकारियों पर हमला करने के लिए फांसी दी गई थी। हो सकता है प्रश्न रिपीट हो जाए, लेकिन कोई बात नहीं, क्योंकि एनसीईआरटी और एससीईआरटी हम लोग अलग अलग कर रहे हैं, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। 8 अप्रैल 1857 को, ठीक है, 19 वर्ष की आयु में इनको फांसी दिया गया था। झांसी के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो स्वयं रानी लक्ष्मीबाई ने किया था, और इसमें आपका अंग्रेज अधिकारी ह्यूरोज था। चलिए फ्रेंड्स, अगला हमारा चैप्टर आ गया कि मैकाले शिक्षा पद्धति किस वर्ष लागू किया गया था। तो 1835 में भारतीय शिक्षा पर मिंट शीर्षक से प्रस्तुत किया गया था, और आपके विलियम बेंटिंग ने मैकाले की अनुशंसा पर शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी की किया था 1835। चलिए, किसने कहा था कि अंग्रेजी शिक्षा में गुलाम बना दिया? तो ये स्टेटमेंट अभी मैंने आपको बताया था कि ये महात्मा गांधी जी का है। उसके बाद देखिए, रविन्द्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन की स्थापना कब किया था? राइट आंसर 1901, बंगाल में है। पेशे या काम के आधार पर वर्ण कितने थे? बताइए। तो फ्रेंड्स, ये आपके 4 थे, ठीक है ना, 4 थे, ध्यान रखिएगा, 4 थे। ये कौन कौन से? तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। दीनबंधु के लेखक कौन है? दीनबंधु नामक पत्रिका के लेखक कौन है? बताइए, करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? तो फ्रेंड्स, कृष्णराव भालेकर यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, कृष्णराव भालेकर यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। दीनबंधु नाम से बहुजन समाचार पत्र का इन्होंने प्रकाशन किया था। वैसे दीनबंधु अगर पूछा जाए उपनाम किसका है, देशबंधु चित्तरंजन दास और दीनबंधु CF एंड्रूज को कहा जाता है। हरिजन सेवक संघ की स्थापना महात्मा गांधी जी ने किया था, ये आपको भी पता है। 1932 में हरिजन सेवक संघ की स्थापना इन्होंने किया था, ठीक है ना। चलिए, और 1932 में इन्होंने आपका हरिजन सेवक संघ की स्थापना किया था। कहीं से 1932 ही होना चाहिए। चलिए, महिलाओं की स्थिति और स्थिति में सुधार, ब्रह्म समाज की स्थापना, तो ये राजा राम मोहन राय ने किया था 1828 में, ठीक है ना। दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज का स्थापना किया है। आर्य समाज की स्थापना 1875 में दयानंद सरस्वती ने किया है। बाल विवाह निषेध अधिनियम किस वर्ष लाया गया था? बताइए, राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो फ्रेंड्स, यहाँ पर 1929 राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। बाल विवाह निषेध अधिनियम 1929 को बाल विवाह की बुराई जो थी उनमें उनको मिटाने के लिए पारित किया गया था, और 1930 से 1 अप्रैल को यह लागू किया गया था। और इस अधिनियम के तहत लड़की की शादी के लिए न्यूनतम 14 वर्ष और लड़कों का 18 वर्ष निर्धारित किया गया था। देखिए, बिहार में पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं को कितना आरक्षण दिया जाता है? तो ये 50% आरक्षण दिया जाता है। देखिए, बाफ्टा क्या है? बाफ्टा जो है एक मोटा सस्ता बुना हुआ पदार्थ है जो मुख्यतः कपास के लंबे संकीर्ण टुकड़ों को बनाया जाता है। तो यहाँ पर आपका रेशमी कपड़ा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, भागलपुर शहर में के नगर पालिका की स्थापना कब हुई थी? तो फ्रेंड्स, ये 1864 में। इनमें से कौन सा सूफी संतों के धार्मिक केंद्र है? सूफी संतों का धार्मिक केंद्र जो है ये कौन सा है फ्रेंड्स? तो इसमें से अगर हम बात करें तो खानकाह राइट आंसर होगा, ठीक है ना। खानकाह को आमतौर पर धर्मशाला, लॉज या सामुदायिक केंद्र या सूफियों द्वारा संचालित धर्मशाला के रूप में परिभाषित किया जाता है। पलासी का युद्ध कब हुआ था? तो यह 23 जून 1757 को हुआ था, ठीक है ना। चलिए, उसके बाद चैप्टर 11 आ गया हमारा कि मधुबनी चित्रकला बनाने के लिए कलाकार किसका उपयोग करते थे? तो मधुबनी चित्रकला में कलाकार जो है उपयोग किसका करता था? सभी ऑप्शन के देखिए, चावल के पाउडर के रंगीन पेस्ट का उपयोग करता था मधुबनी चित्रकला को, ठीक है ना। और इसको मिथिला पेंटिंग के नाम से भी जाना जाता है, और बिहार में यह प्रचलित है। चलिए, आनंद मठ की रचना किसने किया है? बंकिम चंद्र चटर्जी, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, दोनों नाम यहाँ पर दिया गया है। चलिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना मैंने बता भी दिया था, मॉडर्न हिस्ट्री वाला सेशन आप जरूर देख लीजिएगा, ठीक है ना। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। चलिए, करो या मरो का नारा दिया था किसने? ये आप कमेंट करके बताइएगा। पूरा 6 to 8 NCERT SCERT हिस्ट्री मैंने कंप्लीट करा दिया। सेशन को लाइक कर दीजिए और फ्रेंड्स प्लीज़ इसको शेयर कर दीजिएगा।